जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के परीक्षा के लिए 19वां क्लास देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 18 क्लासों की सहायता से बहुत कुछ कवर किया है। तो यदि अभी तक किसी भाई बहन ने उन सभी क्लासों को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, चैनल पर सभी वीडियो अवेलेबल है, देख लीजिए, क्योंकि अब आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए। और जितने भी मैंने वीडियोस में टॉपिक को कवर कराया है, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक है, इन्हीं से आपको परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। हालांकि इसके लिए मैं अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया हूँ, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग कवर कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बचे हुए बायोलॉजी के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। कल के वीडियो में हम लोगों ने लगभग 50% बायोलॉजी के टॉपिक्स को कवर किया था, और जो शेष टॉपिक बच गए थे उसको हम लोग आज के इस वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक ना। जितने भी मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं इन टॉपिक से, जैसे कि सबसे पहले हम लोग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो मानव परिसंचरण तंत्र है, इसके प्रश्नों को देखेंगे। मैं आपको अपना नोट्स की सहायता से भी कुछ याद कराने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो थोड़ा टफ सब्जेक्ट बन जाता है उन सभी लड़कों के लिए जो 9th-10th में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, इग्नोर किए हैं, या फिर वो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं। तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको काफ़ी हद तक समझाने का कोशिश करूंगा और आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। और हम लोग बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे। ये नहीं कि अगर पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम तो वहाँ सब कुछ पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे पास जो समय बचा हुआ है उसमें हम लोग को सब चीज़ कंप्लीट करना है। तो जितने भी एक्सपेक्टेड टॉपिक्स हैं उनसे जहाँ से सवाल पूछता है मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो हो सकता है स्लाइड ज़्यादा है तो वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन परेशान नहीं होना है। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो जितने भी आपका डाउट है बायोलॉजी से वो कंप्लीट हो जाएगा, जो मन में डर बना हुआ है वो भी खत्म हो जाएगा। और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको बायोलॉजी का ना कोई बिहार पुलिस के लिए वीडियो देखना पड़ेगा, ना कोई बुक पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। जो भी अगर सवाल पूछेगा बायोलॉजी का आपको बिहार पुलिस में, तो इन्हीं 2 वीडियो से पूछेगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नों की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे से प्रश्नों को देखेंगे और समझ में भी आएगा प्रश्न की क्या कह रहा है। तो कल जो हमने पढ़ाया था उसको एक बार थोड़ा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र यानी जो डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ाया था कल, तो उसमें मैंने आपको बताया था ना कि जो पाचन की क्रिया है वो कहाँ से शुरू हो जाती है बाबू, तो मुख से ही शुरू हो जाती है, ठीक। वही ग्रास नाली के बारे में पढ़ाया था, यानी इसोफिगस के बारे में मैं आपको पढ़ाया था, जिसको फूड पाइप बोलते हैं। ये भोजन को आमाशय तक ले जाता है, इसकी मैंने आपको लंबाई बताया था। अगर आपको याद है, आप डेली क्लास कर रहे हैं, याद कर रहे होंगे, तो आपको कमेंट में इसकी लंबाई लिखना है। उसके बाद हमने आमाशय के बारे में पढ़ाया था कि आमाशय में आपको HCl होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन यहाँ होता है। अग्नाशय के बारे में बताया था कि जो पैंक्रियाज है बाबू, ये यह अग्नाशयी रस, जिसका मैंने आपको ट्रिक बताया था LAT यानी लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ये जो पूर्णपाचक एंजाइम है ये अग्नाशय से निकलते हैं। उसके बाद बड़ी आंत के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह जल का अवशोषण होता है। छोटी आंत के बारे में बताया था बाबू कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन, वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, और जो पचे हुए पोषक पदार्थ हैं इनका रीएब्जॉर्बेशन होता है, जिसमें कि आपको विलाई पाया जाता है, इसकी सहायता से आपको यह रीएब्जॉर्बेशन होता है, ठीक ना। उसके बाद मैंने आपको अपेंडिक्स के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद यकृत के बारे में पढ़ाया था, यानी लीवर के बारे में कि बाबू जो पित्त का उत्पादन होता है, यानी जो पित्त यानी जो आपका प्रोड्यूस होता है वो आपको लीवर से ही होता है, और इसका जो भंडारण होता है आपको पित्त का भंडारण जो होता है पित्ताशय में होता है। तो आपको यहाँ जो डाउट है मैंने आपको कल क्लियर कराया था कि जो पित्त का उत्पादन होता है पित्त यकृत में होता है यानी लीवर में होता है, और इसका जो भंडारण है वो आपको पित्ताशय में होता है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट कराया था, तो यहाँ मैं आपको एक बार इसको रिवाइज करा दिया हूँ। तो चलिए, आज के इस वीडियो का पहला जो टॉपिक है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र, उसको पढ़ते हैं। तो मैं अपने नोट्स से कुछ लिया हूँ, स्लाइड की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सब कुछ नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं अपना नोट्स बहुत बड़ा बनाया हूँ, तो बिहार पुलिस के ही मतलब को देखते हुए हम लोग पढ़ेंगे, ये नहीं कि सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक ना। इसलिए कि हमारे पास समय बहुत कम है, तो सब चीज़ कंप्लीट करना है, सिर्फ बायोलॉजी को ही नहीं पढ़ना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बायोलॉजी अच्छे से प्रत्येक टॉपिक पर बाद में बता दूंगा, जब परीक्षा खत्म हो जाएगा बिहार पुलिस तब, ठीक ना। अभी जो हम लोग को सिलेबस खत्म करना है उसके अनुसार पढ़ते हैं। तो देखिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है बाबू, वो बेसिकली आपको 3 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, एक मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें जो ब्लड है बिना प्रेशर के आगे बढ़ता है, इसमें नस नहीं पाया जाता है। और वही जो क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, ओपन मतलब खुला, ये तो आपको पता ही है, इतना तो बेसिक पता ही होगा। तो इसमें जो क्या होता है, ब्लड एक निश्चित प्रेशर से आगे बढ़ता है, ठीक ना।
और मतलब इसमें नली के माध्यम से यानी नसों की सहायता से ब्लड एक जगह से दूसरे मतलब जगह तक जाता है। और जो मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि कुछ बॉडी के पार्ट यानी इसमें जीवों के कुछ बॉडी के पार्ट में ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का गुण होता है और कुछ में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का गुण होता है। तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल पूछता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके परीक्षा में पूछ देगा कि तिलचट्टा में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। और वही आपका ह्यूमन का पूछ देगा कि हम लोगों में, तो हम लोगों में आपका क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। परीक्षा में बार बार फिश को लेकर पूछता है कि फिश में कौन सा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बाबू, तो उसमें मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, क्योंकि उसके कुछ पार्ट में आपको जो होता है ब्लड नसों के माध्यम से जाता है और कुछ उसके पार्ट में ऐसे ही खुला जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ मैं हिंट के लिए लिया भी हूँ कि जो आंतरिक कंकाल वाले जीव हैं, यानी जिनका कंकाल यानी हड्डी उड्डी शरीर के अंदर होता है, उनमें क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और जिनके जो कंकाल है शरीर के बाहर होते हैं, जैसे तिलचट्टा, इनके शरीर के कंकाल बाहर होता है। मोलस्का हो गया, यानी घोंघा, जो मोलस्का फाइलम का घोंघा है, इनका जो कंकाल है ये शरीर के बाहर होता है, तो इनमें ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। तो यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछेगा। हम लोग का पहला प्रश्न यही था, देख लीजिए कि अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण होता है बाबू, तो खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अकशेरुकी जो होता है वो बेसिकली कॉर्डेटा को बोलते हैं, जिसमें कि बैकबोन नहीं पाया जाता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है ना पीछे, ये नहीं पाया जाता है, तो उसमें आपको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग वही टॉपिक पढ़ेंगे जो कि आपको परीक्षा में पूछेगा और जो एक्सपेक्टेड है, ठीक ना। सब चीज़ यहाँ कवर नहीं करना है, आप बताइएगा। अगर आपको सब चीज़ पढ़ना है, सभी सब्जेक्ट पढ़ना है, तो हम कवर कराएंगे धीरे धीरे, लेकिन बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के बाद। अब देखिए बाबू, जो शरीर के अंदर ब्लड है, इनका ट्रांसपोर्टेशन ब्लड वेसल्स की सहायता से होता है। ब्लड वेसल्स मतलब नसों की सहायता से होता है, जिसमें आप लोगों ने सुना होगा धमनी, सीरा, केशिकाएँ। तो इसको बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जो ये लाल दिखाई दे रहा है, लाल कलर का, ये बेसिकली धमनी है, और ये जो नीला दिखाई दे रहा है ये सीरा है, और ये जो आपको मिक्स दिखाई दे रहा है ये केशिका है। कोशिका नहीं, केशिका, जिसका इंग्लिश होता है कैपिलरीज। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जो धमनी है बाबू, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त कहने का अर्थ है कि जिसमें ऑक्सीजन हो उसको शुद्ध रक्त बोलेंगे, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो उसको हम लोग अशुद्ध रक्त बोलेंगे, ठीक ना। तो देखिए, तो जो हार्ट है यानी जो हृदय है, यहाँ से पंपिंग होकर जितने भी ब्लड का पार्ट बॉडी का पार्ट है, वहाँ तक जो रक्त जाएगा वो शुद्ध रक्त जाएगा। और वो किसकी सहायता से जाएगा, वो धमनी की सहायता से जाएगा। अगर वही ऑल बॉडी पार्ट यानी किसी भी बॉडी पार्ट से आपको हार्ट में जाता है ब्लड, तो वो शिरा की सहायता से जाता है, और वो अशुद्ध रक्त जाएगा जिसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा। तो ये आपको याद करना है। बाकी जो केशिका है यहाँ मिक्स होगा, यहाँ इसमें शुद्ध तथा अशुद्ध दोनों रक्त जाएंगे। धमनी तथा शिराओं को ये जोड़ती है, आगे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। बाकी इन दोनों के एक्सेप्शन पूछता है, यानी अपवाद पूछता है परीक्षा में। तो हालांकि ये अपवाद नहीं, यह कॉन्सेप्ट की कमी है आपकी। ये परीक्षा में पूछता है बाबू कि कौन सी धमनी में आपका अशुद्ध रक्त जाता है। तो हम लोग तो पहले से पढ़े हैं कि धमनी में तो शुद्ध रक्त जाता है, लेकिन यहाँ तो अशुद्ध बता दिया। तो बाबू क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो ब्लड है यानी जो हमारा रुधिर है, खून है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो शुद्ध होने के लिए हमारे फेफड़े में जाता है, ठीक ना। वहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा तभी तो शुद्ध होगा। तो शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में जाता है, और उसका जो छानता है वो किडनी छानता है। ये दोनों चीज़ आपको याद करना है। प्यूरिफिकेशन कौन करता है, आपको लंग्स करता है यानी फेफड़ा करता है, और आपको छानता कौन है, तो छानता है आपको कौन, किडनी छानता है। ये दो चीज़ आपको पता हो गया। तो बाबू अभी ये जो हार्ट से है, ये ऑल बॉडी पार्ट में, तो ऑल बॉडी पार्ट का तो हिस्सा है फेफड़ा। तो अभी तो ये शुद्ध होने के लिए जा ही रहा है। फेफड़े की नसों को हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आपको मैं समझाऊंगा। तो इसलिए जो फुफ्फुस धमनी है, इसमें तो अभी शुद्ध होने के लिए जा ही रहा है ब्लड। तो जब जा रहा है तो अशुद्ध ही ना जाएगा। और वही अगर बात किए जाए कि पल्मोनरी वीन, तो बाबू ये तो यहाँ से लंग्स से शुद्ध होकर ही तो जाएगा। यहाँ पे ऑल बॉडी पार्ट से जो जाता है हार्ट में तो अशुद्ध जाता है, लेकिन जब लंग से जाएगा तो शुद्ध होकर जाएगा, ठीक ना। मैं आगे और अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, परेशान नहीं होना है। मैं लिया हूँ डायग्राम आपको समझाने का, कि आप इसको बार बार मतलब भूल जो जाते हैं तो उसको भूलना नहीं है, ठीक ना। बाकी इसको देख लीजिए, जो धमनी है अधिक गहराई पर होता है, मोटी होती है, इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड आने का खतरा नहीं होता है, इसलिए इसमें वाल्व नहीं होता है। जबकि जो शिरा है यानी वेन है, इसमें बाबू प्रेशर कम होता है, इसका प्रेशर 80 होता है। उसके बाद ये पतली होती है, ब्लड वापस आने का खतरा होता है, इसलिए इसमें वाल्व पाया जाता है, ठीक। इसके बाद ये लाल रंग का होता है, ये नीला रंग का होता है। सबसे बड़ी धमनी आपको महाधमनी हो जाएगा, और सबसे छोटी धमनी आपको बाबू बड़ी शिरा हो जाएगा, आपका महाशिरा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक आप आई होप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोग समझिए। देखिए, जो ये मैं आपको हार्ट बनाया हूँ, बेसिकली आपको ये हार्ट है, ठीक ना। तो देखिए, जो हार्ट है इसमें 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है, ठीक ना। 2 आलिंद और 2 निलय पाया जाता है। तो जो ब्लड है बाबू, ये दाहिने जो आलिंद है,
ठीक ना। ये दाहिना निलय है, जो दाहिना निलय है यहाँ से लंग्स में जब जाएगा, ऑल बॉडी पार्ट में जाएगा, तो जो लंग्स में जाएगा यहाँ से तो पहले वो शुद्ध होने के लिए जाएगा। यहाँ मैं आपको नीचे लिखा भी हूँ, देखिए यहाँ लिखा है ना मैंने कि जो राइट आपका वो है वेंट्रिकल है, यहाँ से जो फेफड़ा में जा रहा है फुफ्फुस धमनी के सहारे, तो ये तो शुद्ध होने के लिए जा रहा है। तो जब शुद्ध होने के लिए जा रहा है तो उसमें तो अशुद्ध ही रक्त जाएगा ना, अभी तो शुद्ध हुआ नहीं है। समझ रहे होंगे ना बातों को। तो बस यही चीज़ आपका कॉन्सेप्ट बाबू सुधारना था। यहाँ मैं आपको फिर से समझाने का कोशिश किया हूँ। देख लीजिए कि सबसे पहले जो ब्लड है बाबू वो छोटी सीरा महासीरा से आपका राइट एंट्रिकल में जाता है। उसके बाद यहाँ से बाबू आपका राइट वेंट्रिकल में जाता है, ऑरिकल है ऊपर वाला, ये वेंट्रिकल है, ठीक ना, यानी आलिंद और निलय है। वहाँ से बाबू फुफ्फुस धमनी की सहायता से फेफड़ा में जाता है। फिर यहाँ से बाबू फेफड़ा से फुफ्फुस सीरा से होते हुए आपको बाबू जो शुद्ध रक्त है वो आपको लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। उसके बाद यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर महाधमनी, धमनी, छोटी सीरा, फिर केशिका। ऐसे ही करके यहाँ ब्लड का आपका बाबू सर्कुलेट होता है पूरा बॉडी में। ठीक, यहाँ मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कंक्लूजन में आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले बाबू महासीरा से दाहिना आलिंद, देखिए दाहिना आलिंद से दाहिना निलय, फुफ्फुस धमनी, फेफड़ा से फुफ्फुस सीरा, बाया आलिंद, बाया निलय, महाधमनी, धमनी से धमनी, छोटी धमनी, केशिका, छोटी सीरा, महासीरा। तो ये ब्लड का आपका सर्कुलेशन है। बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ज़्यादा मैं इसको अच्छे से समझाता और समय रहता हम लोग के पास। तो बेसिकली मैं आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर करना चाह रहा था कि जो फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस सीरा है जो आप एक्सेप्शन के रूप में याद किए हैं, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट की कमी है। क्योंकि जो फुफ्फुस धमनी है उसमें अभी शुद्ध होने के लिए ब्लड जाता है, तो अशुद्ध वहाँ जाएगा, और जो फुफ्फुस सीरा है वहाँ से जो ब्लड जाएगा हृदय में तो शुद्ध होकर जाएगा, इसलिए वो एक्सेप्शन के रूप में उसको याद करना पड़ता है। ठीक ना। चलिए, उसके बाद बाबू कुछ और चीज़ देख लेते हैं हम लोग ब्लड से। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से अगर पढ़ लेंगे तो डायरेक्ट हम लोग प्रश्न को देखेंगे तो इजी हो जाएगा हम लोग के लिए। देखिए, जो ब्लड है ये बेसिकली आपको इसका लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट 50% लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट 45% होता है। ठीक ना। जिसमें लिक्विड पार्ट में आपको प्लाज्मा आता है और जो सॉलिड पार्ट है उसमें ब्लड कार्पसल्स आते हैं, यानी रक्त कणिकाएं आते हैं। ठीक, तो प्लाज्मा पूछता है बाबू कि जो हमारा रुधिर है, खून है, इसका कितना परसेंट होता है, कितना परसेंट भाग होता है, तो आपको लगभग 55% भाग होता है। और वही सॉलिड पार्ट जो होता है वो 45% पार्ट होता है। ठीक ना, जिसमें रक्त कणिकाएं में 3 आते हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। तो इनका आपका नाम पूछ देता है कि इरिथ्रोसाइट किसका नाम है, तो बाबू RBC का, ल्यूकोसाइट किसका नाम है, तो WBC का, थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है, तो प्लेटलेट्स का नाम है। तो इनको भी आपको याद कर लेना है यहीं पे। ठीक, इरिथ्रोसाइट आपको RBC का, ल्यूकोसाइट WBC का और प्लेटलेट्स आपको थ्रोम्बोसाइट का नाम है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। उसके बाद आपको परीक्षा में ब्लड क्लॉटिंग का पूछता है कि जो रक्त का थक्का जमता है इसमें कौन सा विटामिन होता है, कौन सा तत्व या धातु होता है, कौन सा प्रोटीन सहायता करता है, कौन सा आपका रुधिराणु यानी ब्लड कार्पसल्स होता है। तो देखिए, अगर ब्लड कार्पसल्स यानी रुधिराणु के बारे में पूछेगा तो आपको थ्रोम्बोसाइट हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइट मतलब मैंने अभी आपको बताया, थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। ठीक, उसके बाद अगर प्रोटीन पूछेगा तो आपको फाइब्रिनोजन प्रोटीन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। ठीक ना, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन आपको सहायता करता है। अगर तत्व या धातु पूछेगा तो आपको कैल्शियम हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, कैल्शियम। अगर वही विटामिन पूछेगा तो विटामिन के हो जाएगा। तो आप शुरू से ही विटामिन के पढ़े होंगे, लेकिन अगर परीक्षा में धातु पूछ देगा तो क्या कीजिएगा, इसलिए आप इस सब चीज़ को याद कर लीजिए। हालांकि इसका PDF में टेलीग्राम पर दे दूँगा। उसके बाद आगे देखते हैं, आगे इसमें हम लोग क्या देखते हैं आपको ब्लड में। तो ब्लड में देखिए बाबू, ब्लड ग्रुप आपको परीक्षा में पूछ देता है, तो ब्लड ग्रुप को भी देखते हैं। तो देखिए, जो ब्लड ग्रुप की खोज है वो लैंडस्टीनर ने किया था। किसने किया था, लैंडस्टीनर ने किया था। और ये जो ब्लड ग्रुप है आपको ABO फैमिली और RH फैमिली 2 फैमिली में होता है। ABO में आपको ब्लड ग्रुप A आप सुने होंगे, B सुने होंगे, AB सुने होंगे, O सुने होंगे, यही 4 को तो ब्लड ग्रुप सुने होंगे। RH फैमिली में आप आगे आपको बताऊंगा, तो पहले इसको देख लीजिए। जो AB और O है। देखिए, जो ब्लड है ना, ब्लड के जो प्लाज्मा है इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसमें ये छोटा और AB, और जो RBC है इसमें एंटीजन पाया जाता है, बड़ा और AB से मैं इसको डिटरमाइन किया हूँ। तो जो एंटीजन है ना यही ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है, यानी जो ब्लड ग्रुप है जिसमें जो भी एंटीजन पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप वही रहेगा। आप आई होप समझ रहे होंगे। जैसे मान लीजिएगा कि आपके जो RBC है उसमें एंटीजन A पाया जा रहा है, तो आपका जो ब्लड ग्रुप है वो A होगा। ठीक ना, यानी जो अगर परीक्षा में पूछता है कि जो ब्लड ग्रुप है वो किससे डिटरमाइन होता है, तो आपको किससे डिटरमाइन होगा बाबू, तो एंटीजन से। ठीक ना, जो कि RBC में पाया जाता है। देख लीजिए, यहाँ मैं आपको बताया हूँ, आपको मैंने पहले ही भी बताया था कि जो प्लाज्मा है बाबू ये तरल अवस्था में रहता है, यानी इसका जो लिक्विड पार्ट है ब्लड का वो प्लाज्मा रहता है। तो उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, एंटीबॉडी A और एंटीबॉडी B। वही RBC बाबू आपको जो सॉलिड पार्ट है इसमें आपको एंटीजन पाया जाता है, आपको एंटीजन A और एंटीजन B पाया जाता है। ठीक ना, और इनके बीच में RBC के बीच में आपको बाबू ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक ना, ग्लाइकोप्रोटीन में ही एंटीजन रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बाबू कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, कौन सा क्या होगा, इसको देखते हैं। देखिए,
जिसमें एंटीजन ए पाया जाएगा तो उसमें ब्लड ग्रुप ए रहेगा, ये बेसिकली सिंपल सी बात है। और जिसमें आपको एंटीजन बी रहेगा उसमें ब्लड ग्रुप बी रहेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और जिसमें अगर दोनों एंटीजन पाए जाएंगे तो बाबू उसमें ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, ठीक ना। दोनों एंटीजन अगर जिसमें पाया जाएगा तो ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों हो जाएगा। अगर जिसमें एंटीजन ही नहीं पाया जाएगा तो उसमें आपका ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा, यानी इसका सिंबल जीरो कहलाता है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं है, लेकिन उसको हम लोग ओ का ओ पढ़ते हैं, ठीक ना। तो यानी कहने का अर्थ है जिसमें अगर एंटीजन ए रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए रहेगा, अगर जिसमें एंटीजन बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप बी होगा, और जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन रहेगा तो ए भी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा उसका ब्लड ग्रुप ओ रहेगा, ठीक। तो जिसमें अगर एंटीजन ए रहेगा तो एंटीबॉडी बी रहेगा, ठीक ना। बी क्यों रहेगा मैं आगे आपको डायग्राम से समझाऊंगा। अगर जिसमें एंटीजन बी रहेगा तो उसमें एंटीबॉडी आपका ये ए वाला रहेगा, और जिसमें एंटीजन दोनों रहेगा उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए जिसमें एंटीजन ही नहीं रहे तो आपको एंटीबॉडी दोनों रहेगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है। कभी कभी परीक्षा में ये भी पूछता है कि बाबू जो ब्लड ग्रुप ए वाले हैं ये किससे ले सकते हैं, किससे दे सकते हैं। थोड़ा टफ अगर बनाएगा पेपर तो इसको भी समझ जाइए। तो देखिए यहाँ मैं इसको काट दे रहा हूँ, उसके बाद अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, एक बार आप समझ जाइएगा ना तो दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक ना। देखिए जो बाबू ब्लड ग्रुप ए वाले हैं ये आपको ए से ले सकते हैं, ए से तो ले ही सकते हैं, और ओ से भी ले सकते हैं। किससे? ओ से। हमको कैसे याद करना है कि जो ओ है ये आपको बाबू सर्वदाता है। सर्वदाता आपने पढ़ा ही होगा बचपन से, अगर आप तैयारी कर रहे होंगे कि यूनिवर्सल डोनर है, किसी को भी ओ दे सकता है। तो जो ए है तो ए से लेगा ही, और जब वो सबको दे सकता है तो ए उससे ले सकता है, ठीक ना। अगर वही बात किया जाए बी का कि जो ब्लड ग्रुप बी है वो किससे लेगा तो बी से लेगा ही, और वो से लेगा। यहाँ भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले हैं बाबू ये सबसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये सर्वग्राही होते हैं, यानी ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर या रिसीवर होते हैं, ये सबसे ले सकते हैं, ठीक। और जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं बाबू वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकते हैं, ठीक ना। ये रेयर केस में पाया जाता है। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाले होते हैं ये आपको सिर्फ और सिर्फ ओ से ले सकते हैं। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा, इसको बस आप याद कर लीजिए और समझ जाइए, ठीक ना। अगर वही देने का बात हुआ कि ए ब्लड ग्रुप वाले किसको दे सकते हैं तो बाबू ए जो ब्लड ग्रुप वाले हैं वो ए को तो दे ही सकते हैं, यानी अपने वाला सेम ब्लड ग्रुप को दे सकते हैं। बाकी ए बी को दे सकते हैं, क्योंकि जो ए बी है वो सर्वग्राही है, रिसीवर है, किसी का भी ब्लड ग्रुप ले लेगा। कोई भी ब्लड ग्रुप है वो आप एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक। अगर वही मान लीजिए बी ब्लड ग्रुप है तो किससे लेगा बाबू, तो बी से ले सकता है, ए बी से ले सकता है। अगर वही ए बी ब्लड जो ग्रुप है वो आपको किससे लेगा बाबू, तो किसको दान देगा तो आपको ए बी को दान देगा। और अगर वही बात किया जाए कि जिसका अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसको दान देगा बाबू, तो वो किसको दान दे सकता है, यानी किसको ब्लड दे सकता है अपना, तो सभी को दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हम लोग समझते हैं इस डायग्राम की सहायता से कि हम लोग जो अभी हमने पढ़ा है कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी कौन पाया जाता है और किसको दे सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग क्लिप्स में पढ़ते हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए बाबू मैंने अभी आपको बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है और आरबीसी में आपको एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है, ठीक, जो कि आपको ब्लड ग्रुप जो है डिटरमाइन करता है। देखिए अगर आप ब्लड अपना जांच कराएंगे ना तो ब्लड जो जांच करते हैं किसी भी क्लिनिक में तो आपको यही दिखाई देगा। उनको अगर आप जांच कीजिए वो करेंगे तो इनको ये दिखाई देगा, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। तो जो ग्रुप ए है यानी ब्लड ग्रुप ए है इसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है और इसमें एंटीबॉडी बी पाया जाता है, जिसका ये आपको जो इसका जो मुँहवा पर ऐसे यू टाइप का है तो ये इसमें नहीं फंसता है। अगर मान लीजिए कि एंटीबॉडी ए रहेगा तो इसका मुँह पर देखिए ऐसे है तो ये जाकर फंस जाएगा, तो फिर आगे तो ब्लड फ्लो ही नहीं करेगा, तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बी एंटीबॉडी पाया जाता है, जिसका ये आपका जो इसका जो मुख है ये ऐसा दिखाई देगा, जो इसमें नहीं फंसेगा। अगर वही आपको ब्लड ग्रुप बी का बात की जाए तो ब्लड ग्रुप बी देख लीजिए, जो ब्लड ग्रुप बी में इसमें जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन है इस प्रकार से पाया जाता है और उसका एंटीबॉडी उसमें ए पाया जाता है, जिसमें कि ऐसे मुंह है इसका, ये भी टाइप का है, तो जो इसमें नहीं फंसेगा तो ब्लड का जो फ्लो है वो आराम से बहता रहेगा। अगर वही ए बी ग्रुप का बात किया जाए बाबू तो ए बी ग्रुप में दोनों प्रकार का पाया जाता है। एंटीजन तो दोनों होगा, मैंने आपको यही समझाया था कि जो एंटीजन है ए और बी रहेगा तो ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा, लेकिन इसमें एंटीबॉडी कोई नहीं पाया जाता है। तो जब एंटीबॉडी नहीं पाएगा तो इसमें फंसेगा ही नहीं, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी अगर ओ का बात किया जाए तो ओ में तो कोई एंटीजन ही नहीं पाया जाता है, तो इसमें दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो गया होगा। और वही आपको सुने होंगे कि ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव आर एस फैक्टर। तो देखिए बाबू जो आर एस फैक्टर है ये बेसिकली रिसस फैक्टर, यानी सबसे पहले रिसस मंकी में देखा गया था कि ये जो ए हो गया ये बी हो गया, इनके अलावा भी कुछ अलग टाइप के होते हैं। तो अगर जिसमें वो होगा
यानी जिसमें वो ग्लाइकोप्रोटीन होगा अलग टाइप वाला वो ए पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसमें नहीं होगा वो आपको निगेटिव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बी वाला में नहीं है तो बी निगेटिव हो गया, ये ए वाले में है तो ए पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ से आपको याद कर लेना है। बाकी हम लोगों ने यहाँ देख लिया, बाकी एक चीज़ और देख लेते हैं, माता पिता के ब्लड ग्रुप का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है। परीक्षा में ये भी पूछता है, यदि मान लीजिए माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ या ए है तो इसमें बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। तो देखिए मान लीजिए कि अगर माता या पिता में किसी का ब्लड ग्रुप ओ या ए हो, तो अगर ओ और ए रहता है तो बच्चों में संभावित ओ और ए ही होगा। ओ और बी रहेगा तो ओ और बी होगा, ओ और ओ रहेगा तो ओ और ओ होगा। अगर ओ और ए भी है तो बाबू ना ओ होगा ना ए भी होगा। यानी आपको खाली याद क्या करना है कि ओ और ए भी एक साथ नहीं आएंगे, इस ससुर दुश्मन है, ठीक ना, ये दुश्मन है तो एक साथ नहीं आएंगे। ओ अपने साथ आएगा, और जिसका मतलब मान लीजिए कि अगर पिताजी का ओ है और माताजी का ए है तो उसमें बच्चों में जो ब्लड का होने की संभावना है ब्लड ग्रुप, वो तो खुद होगा, ओ ही होगा और ए भी हो सकता है, ठीक ना। यहाँ से आप देख लीजिए। बाकी अगर सेम ब्लड ग्रुप रहेगा, यानी मान लीजिए माताजी का भी ब्लड ग्रुप ए है और पिताजी का भी ब्लड ग्रुप है, तो उसमें क्या होगा, तो उसमें होगा बाबू ए भी आएगा और ओ भी आएगा। मान लीजिए अगर बी भी है तो बी भी आएगा, ओ भी आएगा। अगर ए बी और ए बी है तो इसमें आपको 3 संभावना बचता है, ए बी और ए बी का। और वही अगर बात की जाए ए बी ब्लड ग्रुप का, यानी अगर मान लीजिए पिताजी का ए बी है और माताजी का ए है तो इसमें ए बी और ए बी आएगा। ए बी अगर बी है तो फिर ए बी और ए बी आएगा। अगर ए और बी है तो आपको ये चारों संभावना बनता है, ठीक ना। आप इसको याद कर लीजिएगा, अगर परीक्षा में ये पूछता है तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए कैसे इसको याद करना है, ठीक। बाकी हम लोग ने जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है यानी ब्लड है, इसके बारे में जितना बिहार पुलिस के सिलेबस के अनुसार पढ़ना था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। एक चीज़ और छूट गया है, इसको देख लीजिए। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है समतापीय जीव विषमतापीय जीव, यानी वार्म ब्लडेड एनिमल और कोल्ड ब्लडेड एनिमल, ये क्या होता है। तो देखिए जिस भी जीव के जो इंटरनल टेम्परेचर है बॉडी का वो अगर कांस्टेंट रहता है, यानी वो बदलता नहीं है, वो आपको समतापीय हो जाएंगे, यानी वार्म ब्लड एनिमल हो जाएंगे। जैसे कि हम लोग ममल्स, यानी जो हम लोग ममल्स में आते हैं, स्तनधारी में आते हैं, ह्यूमन हो गया, इसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है हमारे शरीर का अंदर का वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये कभी नहीं बदलेगा, यानी बाहर का वातावरण कैसा भी रहे हमारे शरीर का अंदर का टेम्परेचर नहीं बदलने वाला है। तो ये वार्म ब्लड एनिमल हो जाएंगे। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी जंतु होते हैं जैसे कि फिशेस हो जाएंगे, उभयचर हो जाएंगे, सरीसृप हो जाएंगे, कीट मकोड़े हो जाएंगे, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल में आते हैं। इनका जो टेम्परेचर होता है अपने शरीर का, ये बाहर के टेम्परेचर जैसा अपना टेम्परेचर को अनुकूल करते हैं, ठीक ना। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी इसको आप याद कीजिएगा कैसे भी करके। एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी बता दिया था कि अगर ओ से अगर किसी भी ब्लड ग्रुप में आएगा, मान लीजिए अगर माता का ओ है या पिता का ओ है या फिर माता के ए है या पिता के ए है, यानी किसी एक का ये है और किसी एक का है, ठीक ना। तो उसमें वो तो खुद आएगा ही साथ में, और जो अलग वाला है वो भी आएगा। ओ के साथ बी रहे तो ओ भी आएगा, ओ के साथ ओ रहे तो ओ ही आएगा, यानी ओ के साथ जो भी रहेगा वो खुद आएगा ओ, और उसको भी लेकर आएगा, ठीक ना। ये संभावना है बाकी। और अगर वही ओ और ए बी का बात की जाए तो बाबू ओ और ए बी में दुश्मनी है तो ओ और ए बी एक साथ नहीं आएगा। यहाँ से आप कोरिलेट करके सब चीज़ याद कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट किया है। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न था कि अकशेरुकी जंतुओं में किस प्रकार का रक्त संचरण पाया जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। तो विलियम हार्वे ने की थी। मनुष्य के हृदय में कितने आपको चैम्बर पाए जाते हैं। तो 4 चैम्बर पाए जाते हैं, ठीक। शिराओं में किस प्रकार का रुधिर बहता है बाबू, यानी जो वेंस है उसमें किस प्रकार का रुधिर बहता है। तो ऑक्सीजन रहित, रहित मतलब होता है नहीं, यानी ऑक्सीजन रहित, यानी जिसमें ऑक्सीजन नहीं हो वैसा ब्लड बहता है। लसिका गांठों में किन का निर्माण होता है बाबू। तो लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। सामान्य मनुष्य का रक्त दाब यानी जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होता है। तो 120/80, ठीक ना। यहाँ मैं प्रश्न आपको सोल्व करा रहा हूँ, यहाँ से आप प्रश्न देख लीजिए। रक्त दाब का मापने वाला यंत्र कौन सा होता है। तो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है। खून का रंग लाल किसके कारण होता है बाबू। तो जो आरबीसी में आपको हीमोग्लोबिन पाया जाता है पिगमेंट, उसके कारण होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये आपका बेसिकली हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला सवाल है कि हृदय धड़कन की स्वचालित क्रिया को मस्तिष्क का कौन भाग नियंत्रित करता है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रित करता है। मैंने आपको कल नर्वस सिस्टम में पढ़ाया था इस चीज़ को। हृदय धड़कन के नियंत्रण में किन हार्मोन की भूमिका होती है। तो बाबू कौन से हार्मोन है। वो एड्रेनलिन और थायरोक्सिन हार्मोन की मुख्य भूमिका होती है। अगला सवाल है कि रुधिर की वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है, यानी जो ब्लड है अंदर जमने से कौन रोकता है। तो बाबू आपको हिपेरिन रोकता है, मैंने इसको भी कल बताया था। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बाएं आलिंद में कौन लाता है बाबू। तो पल्मोनरी सीरा, यानी जो मैंने आपको बताया था कि जहाँ से शुद्ध रक्त बहता है पल्मोनरी सीरा से, यानी जो फुफ्फुस सीरा है उससे। उसके बाद हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों में रक्त पहुँचाने का कार्य कौन करता है। तो वो धमनी करता है, ठीक। यानी जो हार्ट है वहाँ से ऑल बॉडी पार्ट में कौन भेजता है। तो धमनी भेजता है। और ऑल बॉडी पार्ट से आपको बाबू हार्ट में कौन ले जाता है। तो आपको सीरा ले जाता है। मैंने आपको बताया है धमनियों में किस प्रकार का रक्त बहता है। तो शुद्ध रक्त बहता है। वही शिराओं में कैसा रक्त बहता है। तो अशुद्ध बहता है। अब देखिए कितना आसान हो गया हम लोग को क्वेश्चन करना। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तो दिक्कत होता है ना।
चलिए अगला सवाल है कि हृदय चक्र क्या है। तो जो हृदय चक्र है ये हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र है, यानी जो ब्लड पंपिंग नहीं करता है वही पूछ रहा है। कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय नियंत्रित करता है बाबू? तो पेस मेकर। अगला सवाल है कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित होता है उनको क्या कहा जाता है? तो कैपिलरी यानी केशिकाएं कहा जाता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं बाबू? तो फुफ्फुस धमनी ले जाती है, ठीक ना। फुफ्फुस जो धमनी है ये शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ सुधार लीजिएगा, यह धमनी नहीं होगा, ठीक ना, यहाँ सीरा होगा, सीरा होगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी रक्त वाहिकाएं शुद्ध रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। तो फेफड़ा से बाबू अभी हृदय में वो जो ले जा रही है वो धमनी थोड़ी ना ले जाएगी, वो तो सीरा ले जाएगी, ठीक। तो यहाँ आप इसको सुधार लीजिएगा। बाकी अगला सवाल है, एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में औसतन कितने बार धड़कता है? तो आपको 72 बार धड़कता है। रुधिर और कोशिकाओं के बीच पोषक पदार्थ, वर्जीय पदार्थ तथा गैसों का आदान प्रदान करने में कौन सहायता करता है? तो बाबू आपको केशिका यानी कैपिलरी सहायता करता है। कौन धमनी और शिरा को जोड़ता है? तो वो आपको कैपिलरी यानी केशिका है। मछलियों के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। किससे प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है? तो आपको SAN को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। अगला है कि ECG से शरीर के किस अंग की जांच होता है? तो ECG से आपको बाबू शरीर के हृदय की जांच होता है, ठीक ना। ECG आपको बेसिकली हृदय से संबंधित है। शरीर का विशालतम धमनी कौन है? तो आपको महाधमनी, जिसको हम लोग इंग्लिश में ओटा बोलते हैं। रुधिर यानी ब्लड के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है, तो लिम्फोसाइट द्वारा निर्मित होता है। श्वेत रक्त का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो WBC है ल्यूकोसाइट, उसका मुख्य कार्य क्या है? ये रोग प्रतिरोधक क्षमता का आपको बढ़ाता है। जो रुधिर है प्लाज्मा में जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन होता है, इसका निर्माण कहाँ होता है बाबू? तो इसका निर्माण आपको यकृत में यानी लीवर में होता है। यानी जो प्लाज्मा में प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजेन प्रोटीन पाया जाता है जिससे कि ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड का थक्का जमता है, ये कहाँ इसका निर्माण होता है? तो यकृत यानी लीवर में होता है। RBC की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? तो आपको हीमोसाइटोमीटर, ठीक ना, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। वह रक्त वर्ग जो सार्वत्रिक दाता है, तो आपको बाबू ब्लड ग्रुप O, वो किसी को भी दे सकता है। और वही सर्वाग्राही पूछेगा, देखिए आपको पूछ दिया है, तो सर्वाग्राही आपको A भी हो जाएगा। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो आपको लैंडस्टीनर ने की थी। RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यानी जो ग्रेवयार्ड है RBC का, ये किसको कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लीहा यानी स्प्लीन को कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनी होती है तो बाबू लाल अस्थि मज्जा में ये इसका निर्माण होता है। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, जबकि WBC का जीवन काल आपको 2 से 5 दिन का होता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि जो ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा है ये कितनी होती है? तो बाबू 55% मैंने आपको बताया। ये जो आपको लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट में आपको ये जितने भी कार्पसल्स यानी जो रुधिराणु आ जाएंगे वो हो जाएंगे, जिसमें RBC और प्लेटलेट्स आ जाएगा। अगला है, ब्लड के प्लाज्मा में जल की कितनी प्रतिशत भाग होता है बाबू? तो 90 to 92% इसमें जल होता है। प्लाज्मा में मुख्य रूप से पाए जाने वाले प्रोटीन कौन है? तो आपको एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनेजन जो प्रोटीन है प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद अगला सवाल है कि प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ जो शरीर में रक्त का थक्का बढ़ाने से रोकता है बाबू? तो आपको हिपेरिन, जो हिपेरिन है वो प्लाज्मा में पाया जाता है, जो कि अंदर आपको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है। अगला सवाल है कि RBC का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो वो प्लीहा को कहा जाता है, ठीक ना। मानव शरीर का ब्लड बैंक और आपको RBC का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? प्लीहा को यानी स्प्लीन को। अगला सवाल है कि भ्रूणीय अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में बाबू RBC का निर्माण आपको लीवर और प्लीहा में होता है, ठीक ना, लीवर और स्प्लीन में होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है बाबू? तो RBC में पाया जाता है। ये जो इंपॉर्टेंट सवाल है मैंने आपको यहाँ कवर कराया है। ऊंची जगह या ऊंचाई वाले स्थान पर मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC है, इनकी संख्या क्या होता है बाबू? तो बढ़ जाता है। यानी जैसे ही आप हाइट बढ़ाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो जो RBC की संख्या है इसमें भी वृद्धि हो जाएगी। किस जीव के RBC में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊँट में आपका RBC में केंद्रक पाया जाता है, बाकी में नहीं पाया जाता, ठीक ना। हम लोग के RBC में आपको नहीं पाया जाता है केंद्रक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि RS फैक्टर की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टीनर तथा वीनर ने किया था। RS फैक्टर की खोज किसने किया था बाबू? तो लैंडस्टीनर तथा वीनर। मैंने आपको वही बताया है, तो वही आपको यहाँ पर दिया, ठीक। ये क्या हो गया यार, चलिए। उसके बाद अगला सवाल है कि रुधिर स्कंदन के बाद कुछ पीला सा पदार्थ रह जाता है, यानी जो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके बाद जो पीला पदार्थ रहता है उसको हम लोग सीरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरम। इसी से बाबू बीमारियों की जांच होती है, ठीक ना, सीरम से ही। अगला सवाल है कि हीमोग्लोबिन या RBC या फिर लोहा की कमी से कौन सा रोग होता है? तो परीक्षा में यदि आपको हीमोग्लोबिन पूछ दे या फिर RBC पूछ दे या लोहा पूछ दे, किसी भी चीज़ की कमी से आपको कौन सा रोग हो जाएगा? तो एनीमिया, ठीक ना। इन तीनों की कमी से आपको एनीमिया रोग होता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल कितना परिमाप होता है? तो यानी 5 से 6 लीटर एक स्वस्थ व्यक्ति में आपको खून होना चाहिए। अगला सवाल है, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, देखिए पिता का A है और माता का O है, तो बताइए कि उसका पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? तो बाबू A और O है, तो इसमें कौन हो सकता है? तो O भी हो सकता है और A भी हो सकता है। मैंने अभी आपको बताया, देख लीजिए, डाउट नहीं होना है, डाउट नहीं रखना अपने दिमाग में। मैंने आपको बताया था कि अगर A और O होगा, यहाँ देखिए A और O बताया था ना,
देख लीजिए यहाँ देखिए, तो आपको कौन सा होगा, तो आपको ए और ओ रहेगा तो बाबू ओ भी हो जाएगा और ए भी हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर मार देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। उसके बाद आपका ब्लड से लास्ट सवाल है कि रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाएं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है। तो अगर WBC की कमी हो जाएगी ना, सॉरी कमी नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, अगर WBC की अत्यधिक मात्रा हो जाएगी तो ल्यूकोमिया हो जाएगा, ठीक ना, ल्यूकोमिया हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ मैंने आपको ब्लड कंप्लीट करा दिया। हालांकि वीडियो लंबा हो गया, लेकिन परेशान नहीं होना है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत रहने वाला है इस टॉपिक से, ठीक। चलिए आगे हम लोग कौन सा टॉपिक है बाबू देख लेते हैं। आगे हम लोग का टॉपिक है प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ज़्यादा तो पढ़ना नहीं है, जितने भी चीज़ हैं इसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिए जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसको सबसे पहले हम लोग देखने से पहले हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जो महिला का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको देखेंगे हम लोग, यानी मादा प्रजनन तंत्र देखेंगे। उसके बाद हम लोग आपको नर प्रजनन तंत्र देखेंगे। तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें हम लोग ओवरी पढ़ते हैं, फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ओवरी का हिंदी होता है अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी, यूटेरस, आपको सर्विक्स यानी गर्भग्रीवा, वेजाइना योनि और हाइमन, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो यहाँ मैं डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो है बाबू, ये ओवरी है। ओवरी की संख्या 2 होती है। ओवरी मतलब आपको होता है आपको अंडाशय। तो अंडाशय की संख्या 2 होती है महिलाओं में, जिसमें कि आपको अंडा का निर्माण होता है। अंडाशय में आपको ओवम का निर्माण होता है। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बाबू, ये यूटेरस है, ये गर्भाशय है, ठीक ना, ये गर्भाशय है। और ये जो नली टाइप का दिखाई दे रहा है आपको, ये फेलोपियन ट्यूब है, ठीक ना, जिसको हिंदी में अंडवाहिनियाँ बोलते हैं, ठीक ना, अंडवाहिनी बोलते हैं। और ये जो दिखाई दे रहा है ये सर्विक्स है यानी ग्रीवा है, ये वेजाइना है, योनि है, और बाकी ये जो हाइमन है, ठीक है, ये हाइमन है। आगे मैं और समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसको अच्छे से समझिए। बाकी अगर इससे सवाल पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए जब कोई भी पुरुष और महिला संभोग करते हैं, तो जब संभोग करेंगे तो जो पुरुष का जो स्पर्म निकलेगा तो वो जाकर जहाँ डिस्चार्ज होगा, कहाँ डिस्चार्ज होगा बाबू, तो यहाँ यूटेरस यानी गर्भाशय में जाकर डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ आपको दिखाया गया है कि स्पर्म जो है वो वेजाइना के रास्ते यूटेरस में डिस्चार्ज होता है। वेजाइना का काम सिर्फ है कि स्पर्म का रास्ता देना, ठीक ना। और आपका जो पुरुष का जो पेनिस है, तो उसका भी काम है कि जो स्पर्म है उसको वेजाइना के तहत आपको यूटेरस में पहुंचाना। ये बेसिकली काम है, ठीक ना। यहाँ मैं इंग्लिश वर्ड का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हिंदी हमको आता नहीं है बायोलॉजी में, तो आप इसको समझिएगा बात को, ठीक। यानी कहने का अर्थ है कि जो स्पर्म है ये वेजाइना के रास्ते आपको गर्भाशय में जाता है, डिस्चार्ज होता है, वही डिस्चार्ज हो जाएगा। उसके बाद अगर परीक्षा में पूछता है कि बाबू फर्टिलाइजेशन यानी जो निषेचन की क्रिया है ये कहाँ होती है, तो निषेचन की जो क्रिया होती है बाबू ये फेलोपियन ट्यूब में होती है, यानी जो ये अंडवाहिनी होती है इनमें होती है। कैसे, तो जो डिस्चार्ज हो जाता है स्पर्म, वहाँ से ये माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म में पाया जाता है। इसके तो माइटोकॉन्ड्रिया यानी उनमें पूछ पाया जाता है, तो उसकी सहायता से बाबू ये जाकर अंडा से जाकर मिलता है फेलोपियन ट्यूब में, और यही निषेचित हो जाता है, यही इसका निषेचन हो जाता है। तो परीक्षा में यहाँ से 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। पहले ये पूछ सकता है कि बाबू जो स्पर्म है ये वेजाइना के रास्ते कहाँ डिस्चार्ज होता है, तो यूटेरस यानी गर्भाशय में। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो आपको फेलोपियन ट्यूब में होती है, ठीक ना, फेलोपियन ट्यूब में होती है। उसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ देख लेते हैं। और चीज़ क्या है कि ये जो वेजाइना है बाबू, ये स्पर्म का यूटेरस में जाने का सिर्फ ये रास्ता है। वेजाइना का सिर्फ काम यही है कि जो स्पर्म है इसको यूटेरस में भेजना। उसके बाद ओवम के बारे में देख लेते हैं कि जो अंडाणु होता है बाबू, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, इसलिए ये आगे नहीं बढ़ता है, जबकि स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। और ओवरी की संख्या यानी जो आपको अंडाशय है इसकी संख्या 2 होता है, जो कि ओवम यानी अंडा बनाता है, जिसका जीवन काल 2 दिन होता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि जो ओवरी है ना, ये महिलाओं का यानी जो मादा है, ये मादा का मेजर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, यानी मुख्य जनन अंग होता है, जो कि आपको यहाँ 3 हार्मोन इससे याद करना है कि 3 हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन, तीसरा है रिलैक्सिन। ये परीक्षा में पूछता है ये हार्मोन, तो इसको याद करना है बाबू। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, यानी जो ये मेजर आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन था, और ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। यानी अगर कोई महिला है यानी कोई मादा है, तो हम उसको कैसे पहचान करेंगे, तो उसका जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, पहचान है, ये एस्ट्रोजन है। एस्ट्रोजन की सहायता से जो महिलाओं में आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है ये होता है। उसके बाद इनका जो स्तन का विकास होता है ये एस्ट्रोजन की सहायता से होता है। बाकी जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बाबू, ये एम्ब्रॉय को प्रोटेक्शन देता है। जो महिलाओं के भ्रूण में जो मादा के भ्रूण में बच्चे रहते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन कौन देता है बाबू, कौन सा हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन।
हार्मोन। वही जो रिलैक्सिन हार्मोन है, रिलैक्सिन से रिलैक्स याद कीजिए, ये जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये नॉर्मल डिलीवरी इसी हार्मोन के मतलब सहायता से होता है। जो सर्विक्स है ना, सर्विक्स मैंने आपको बताया था यहाँ पे, जो सर्विक्स है ये चीज़ है सर्विक्स, तो ये सर्विक्स को चौड़ा कर देता है जिससे बच्चे आसानी से बाहर आ जाते हैं वेजाइना के रास्ते। और जो बच्चे का जो सर है ये बाबू आगे हो जाता है। जो गर्भाशय में बच्चे का जो सर है वो पीछे रहता है और पैर आगे रहता है, लेकिन रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जो बच्चे का सर है वो आगे रहता है और पैर पीछे हो जाता है और नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। तो बेसिकली मैंने आपको ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको समझाने का कोशिश किया। एक चीज़ और छूट गया कि जो इनका महिलाओं में नलबंदी होता है, नसबंदी नहीं होता है, जो इनका जो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है इसी को काट दिया जाता है, इसलिए इसको ट्यूबुकोटॉमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूबुकोटॉमी बोलते हैं, ठीक ना। जबकि जो पुरुषों में होता है वो नसबंदी होता है, जो उनका वेस्ट डिफरेंस नस होता है उसको काट दिया जाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इतना ही चीज़ आपको पढ़ना है बिहार पुलिस के लिए आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। बाकी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से पढ़ लेते हैं। तो देखिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो मेजर आपका ऑर्गन है वो बाबू टेस्टिस है। टेस्टिस है यानी जिसको हिंदी में हम लोग वृषण बोलते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। और इसी टेस्टिस की वजह से बाबू कोई भी पुरुष है वो फीमेल की ओर आकर्षित होता है, यानी कोई भी मेल जो है वो फीमेल की ओर आकर्षित होता है इसी टेस्टिस की वजह से। उसके बाद एपिडिडिमिस क्या होता है बाबू? तो एपिडिडिमिस जिसका हिंदी अधिवृषण होता है, ये टेस्टिस को बेसिकली सुरक्षा देता है। उसके बाद टेस्टिस से ही आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन याद करना है। टेस्टिस की ही तरह आपका नाम इसका भी है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये बाबू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, जो कि टेस्टिस के लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है। परीक्षा में पूछता है किस सेल से? लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है, जिसके तहत आपको बाबू बच्चों का जो लड़के होते हैं यानी जो मेल है, इनका आवाज़ भारी होता है, इनमें मूछ दाढ़ी आने लगता है और ये 12 वर्ष की अवस्था से ये निकलने लगता है, ठीक ना। चलिए उसके बाद स्पर्म के बारे में जान लेते हैं बाबू। तो स्पर्म भी आपको टेस्टिस से ही निकलता है। इनका जीवन काल 20 मिनट का होता है। एक बार में लगभग आपको 7 ml स्पर्म बाहर निकलता है, जो कि आपको 20 लाख स्पर्म होते हैं, जो कि 10 लाख बिना पूछ के और 10 लाख आपको पूछ के स्पर्म होते हैं। कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि जो स्पर्म है इसके अगले भाग को क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और पीछे के भाग को टेल बोलते हैं, ठीक ना, जिसकी सहायता से ये आपको फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडा से निषेचन करता है। उसके बाद वेस्ट डिफरेंस का बात किया जाए तो जो वेस्ट डिफरेंस है ये बाबू एक नस है जो कि टेस्टिस से स्पर्म को ले जाने वाला काम करता है। जो टेस्टिस में स्पर्म बनता है वहाँ उसका फॉर्मेशन होता है, वहाँ से ये बाबू नस लाता है आपको पेनिस तक, ठीक ना। और जो पेनिस है बाबू ये स्पर्म को फीमेल ऑर्गन तक पहुंचाने का पेनिस का आपका बेसिकली काम है। यहाँ डायग्राम की सहायता से भी आप लोग देख लीजिए, ये डायग्राम की सहायता से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये जो नस है आपको नस दिखाई दे रहा है, ये वेस्ट डिफरेंस है। बाकी आपको पेनिस दिखाई दे रहा है। ये आपको जो है बाबू ये एपिडिडिमिस हो गया, टेस्टिस हो गया, स्क्रोटम हो गया, ये आप इसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना भी डायग्राम बनाया हूँ, यहाँ अपना डायग्राम देख लीजिए। ये 2 आपका टेस्टिस हो गया, 2 टेस्टिस हो गया। इसके बाहरी परत जो एपिडिडिमिस है इसको कवर किया हुआ है। ये जो नस है बाबू ये वेस्ट डिफरेंस है, इसको काट देंगे तो वेस्कोटोमी हो जाएगा, यानी नसबंदी हो जाएगा। इसी नस को काट देते हैं, यानी जो नसबंदी कहते हैं ना पुरुष नसबंदी, ये तो इसी नस को काट देते हैं, वेस्ट डिफरेंस हो जाएगा। अब बाकी जो नलबंदी होता है लड़कियों में यानी मादा में, तो उनका जो फैलोपियन ट्यूब है उसको काट दिया जाता है, ठीक। चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जहाँ से आपका मन में डाउट होता है टेस्टिस क्या होता है, वृषण क्या होता है, और जो भी चीज़ डाउट रहता है आपको उसको क्लियर करने का कोशिश किया। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो प्रश्न हैं उसको हम लोग देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए किसी जीव द्वारा अपने ही समान जीव को पैदा करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बाकी वो प्रजनन कहलाती है, यानी रिप्रोडक्शन कहलाता है। युग्मकों का निर्माण किस जन्म में होता है? तो लैंगिक जन्म में होता है, ठीक ना। युग्मक यानी अलग अलग युग्मक जो होते हैं उनका निर्माण आपको लैंगिक जन्म में होता है, ठीक। अगला सवाल है कि गर्भाशय का वह हिस्सा जो योनि से जुड़ा है क्या कहलाता है? तो बाबू वो आपको ग्रीवा कहलाता है, ग्रीवा, ठीक ना। मैंने आपको सर्विक्स पढ़ाया ना, वही कहलाता है। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो मैंने अभी आपको बताया कि निषेचन की क्रिया आपको फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में होती है। मानव भ्रूण का हृदय कम स्पंदन करने लगता है। ये परीक्षा में पूछता है कि जो मानव भ्रूण का हृदय है, यानी जब भ्रूण में बच्चा रहता है तो उसका सबसे पहली बार हृदय कब धड़कना शुरू होता है? जिस वजह से कि धड़कना होता है तो जो औरतें होती हैं उनकी उल्टी होना शुरू होता है, वही मेन लक्षण होता है। पता चल जाता है कि हाँ महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट है। तो ये बाबू आपको
चौथी सप्ताह से शुरू हो जाता है। कब? चौथा सप्ताह से। कभी कभी परीक्षा में 6 सप्ताह भी लिखा रहता है, तो 6 सप्ताह या 4 सप्ताह से शुरू हो जाता है। अगला सवाल है बाबू, अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है? तो अलैंगिक जनन अमीबा में होता है जो विखंडन होता है। परीक्षा में पूछता है हाइड्रा और खमीर में मुकुलन द्वारा होता है, तो ये दोनों का आप याद कर लीजिए, ठीक ना। इन दोनों में अलैंगिक जनन होता है, आपको अमीबा में विखंडन द्वारा होता है और हाइड्रा और खमीर में आपको मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद अगला सवाल है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, तो मैंने जब सेल पढ़ाया था तो बताया था शुक्राणु, और वही बड़ी कोशिका का बताया था आपको ओवम अंडा हो जाएगा। पुरुषों में शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो आपको टेस्टिस में यानी वृषण में होता है। सेरोटोनिक कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती है? तो नर के आपको टेस्टिस में होता है। अधिवृषण का मुख्य कार्य क्या है? यानी जो एपिडिडिमिस है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो बाबू शुक्राणुओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करना इसका मुख्य कार्य है और आपको टेस्टिस की सुरक्षा देता है, ठीक ना। अगला सवाल है कि मानव नर में वृषण यानी जो टेस्टिस है इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है यानी सीक्रेट होता है? तो टेस्टोस्टेरोन, मैंने आपको पढ़ाया है। अगला सवाल है कि वीर्य सेचन की क्रिया किस में होती है? यानी जो आपका स्पर्म होता है ये आपको किसके सहायता से आपको यूटेरस में यानी गर्भाशय में जाता है, यानी सेचन नहीं होता है, यानी सींचना किसकी सेचन से होता है? तो बाबू योनि के सेचन से, ठीक ना, यानी वेजाइना के द्वारा होता है। अगला सवाल है कि प्रथम रजोधर्म की शुरुआत यौन आरंभ पर शुरू होती है, जिसे क्या कहा जाता है? यानी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब लड़कियों को शुरू होता है पहली बार, इसको क्या कहा जाता है बाबू? तो रजोदर्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रजोदर्शन। अगला सवाल है कि मानव मादा के एक अंडाणु में उपस्थित लिंग गुणसूत्र होता है बाबू, तो एक्स होता है। मानव में आपको एक्स पाया जाता है। बाकी जो शिशु का लिंग का निर्धारण होता है वो उसके पिता के द्वारा होता है, क्योंकि पिता में बाबू आपको एक्स वाई पाया जाता है और मादा में आपको एक्स एक्स पाया जाता है। तो अगर वाई अगर जाके इससे मिलेगा तभी तो बच्चा पैदा होगा। तो जो लड़का होगा तो आदमी गांव देहात में औरतों को बोलते हैं कि तुम्हारे लड़के नहीं हो रहे हैं, तुम में कमी है, तो ऐसा बात नहीं है, ठीक ना, जबकि उसके पति में कमी होता है। चलिए, इसलिए कि जो शिशु का लिंग निर्धारण होता है उसके पिता के अनुसार होता है। अगला सवाल है कि मानव मादा में जो फैलोपियन ट्यूब है इसकी लंबाई कितनी होती है? तो बाबू लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, ठीक ना। ये कम बेसी भी होता है महिलाओं के आपको इनके शारीरिक बनावट के अनुसार। अगला सवाल है कि भ्रूण का विकास और उसकी गतिविधियों को देखने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो सोनोग्राफी किया जाता है। सोनोग्राफी देखा जाता है कि भ्रूण का विकास के बारे में। अगला सवाल है कि बच्चों को गर्भ में भोजन कहाँ से मिलता है? तो बाबू प्लेसेंटा से, गर्भनाल से, जो नाभि में नहीं लगा होता। जब बच्चा शुरुआत में पैदा होता है देखे होंगे कि थोड़ा सा पतला टाइप का होता है नाभि में, देखे होंगे, ठीक ना, तो उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। बच्चा गर्भाशय में किस झिल्ली में रहता है? तो बाबू एमियोटिक सैक नामक झिल्ली में रहता है। तो यहाँ हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्या? तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे आपको ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? ग्लैंड पढ़ेंगे। ग्लैंड से भी आपका सवाल पूछता है, तो ग्लैंड से हम लोग देख लेते हैं। उससे पहले ग्लैंड से पहले हम लोग कुछ ऑर्गन देख लेते हैं। ऑर्गन से भी आपको सवाल पूछता है, तो बाबू हम लोग जल्दी से इसको निपटा लेते हैं, ठीक ना। ऑर्गन से जल्दी निपटा लेते हैं। जैसे कि आँख से आपको सवाल पूछता है बाबू, तो आँख से देख लीजिए। आँख के सबसे पहले हम लोग आउटर पार्ट ऑफ आई देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपको स्क्लेरा। तो जो स्क्लेरा उजला भाग नहीं होता है, सफ़ेद भाग, जो आपके आँख का सफ़ेद भाग होता है किनारे किनारे, इसको हम लोग स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा, ठीक ना। स्लेरा या स्क्लेरा बोलते हैं, जो भी बोलते होंगे। उसके बाद जो कंजक्टिवा, इसको किसे बोलते हैं बाबू? तो जो स्क्लेरा है ये जब लाल हो जाता है, जैसे देखिए लड़कियाँ का लाल हो गया है, इसका जो बॉयफ्रेंड है धोखा दे दिया है तो ये रोक लाल कर ली है, तो जो लाल कर ली है ना, तो इसका जो लाल पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजक्टिवा बोलते हैं, ठीक ना। और वही आइरिस किसको बोलते हैं बाबू? तो आइरिस जो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो काला भाग है बड़ा वाला, इसको आइरिस बोलते हैं। ये आंखों का रंग का निर्धारण करता है। तो आपको परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको देख जाइए। यहाँ डायग्राम भी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये स्क्लेरा उजला भाग हो गया, अगर यही लाल हो जाएगा तो कंजक्टिवा हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपको, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा आपको आइरिस हो जाएगा। ये आँखों का रंग निर्धारित करता है, आँख में आने वाली प्रकाश की मात्रा को भी निर्धारित करता है, ठीक ना। चलिए, उसके बाद ये जो आइरिस है इसके बीचों बीच जो है वो काला जो है, जो बीचों बीच आपको ये काला दिखाई दे रहा है ना, ये जो काला बीचों बीच दिखाई दे रहा है इसको पुतली बोलते हैं, यानी प्यूपिल बोलते हैं, ठीक ना। आइरिस के जो बीचों बीच काला रंग है इसको प्यूपिल बोलते हैं। इसी के रास्ते जो है प्रकाश आँख में प्रवेश करता है। उसके बाद कॉर्निया जो है ये बाबू एक झिल्ली होती है, आँख की सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये जो है लाइट का सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और कॉर्निया ही आपको दान में दिया जाता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था तो कॉर्निया की सहायता से बताया था कि अगर नेत्रदान होता है तो नेत्रदान के समय कोई भी व्यक्ति कॉर्निया ही देता है, ठीक। चलिए, और जो ये कॉर्निया है इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, ठीक ना। इसलिए इंजरी के समय, इंजरी जब हो जाएगा तो बाबू तो ये देर से ठीक होता है। जब इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है थोड़ा देर से ठीक होता है। बाकी हम लोग इसका इनर पार्ट देख लेते हैं। तो जो इनर पार्ट है बाबू, इनर पार्ट भी देख लीजिए। इनर पार्ट में आपको ये देख लीजिए सिलरी मसल्स आपको आ जाएगा। ये लेंस लगा रहता है जो कि उत्तल लेंस होता है। हमारे पूछता है कि मानव शरीर में जो लेंस है आँख में वो कौन सा है, तो उत्तल लेंस है। बाकी एक्वियस ह्यूमरस देख लीजिए, रेटिना हो गया, या सबसे यहाँ रेटिना हो गया। तो यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश किया, यहाँ स्लाइड की सहायता
से भी देख लीजिए, स्लाइड मैंने लिया है जिसमें कि लेंस के बारे में बताया है कि इसमें कॉन्वेक्स लेंस पाया जाता है, अपवर्तनांक अधिक होता है, ऊपर व नीचे 6 मांसपेशियाँ पकड़ी रहती है जिसको सिलरी मसल्स बोलते हैं, ठीक ना। बुढ़ापे में यही लेंस के आगे लटक जाती है जिसको हम लोग मोतियाबिंद बोलते हैं, ठीक ना। लेंस का समायोजन होता है कि ये छोटा बड़ा होता है, पास की वस्तु को देखने के लिए 25 सेंटीमीटर और दूर की वस्तु को देखने के लिए अनंत होता है इसका जो। उसके बाद एक्यूरस ह्यूमरस मैंने जो बताया था आपको, देख लीजिए, इसका कार्य लेंस की रक्षा करना होता है। ये आइरिस और लेंस के बीच रहता है, यानी जो ये आइरिस है, यहाँ एक बार फिर से कहा गया जी, इधर है ना, अल्लाह कहा गया, यहाँ है, मैं कहीं इसका दूसरा जगह ढूंढ रहा हूँ। ये देखिए, ये जो आइरिस है ना, ये जो आइरिस है, इसके और ये लेंस के बीच आपको कौन सा रहेगा, एक्यूरस ह्यूमरस। और वही रेटिना और लेंस के बीच कौन सा रहेगा द्रव बाबू, तो आपको विटेरस ह्यूमरस रहेगा, ठीक ना। तो बेसिकली आप इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको परीक्षा में पूछता है तो इसको छोड़ना नहीं है। देखिए, इसका हिंदी होता है जलीय द्रव, तो जलीय द्रव आइरिस और लेंस के बीच रहता है। और नेत्र कचाव द्रव ये लेंस और रेटिना के बीच रहता है, ठीक ना। उसके बाद कोराइड आता है, रक्तपटल आता है, इसका कार्य ब्लड का सप्लाई करता है, आंखों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाता है, रेटिना से सटा हुआ ये भाग रहता है। बाकी रेटिना देख लीजिए, रेटिना में आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है, ठीक। तो बस आपको यही याद करना है। बाकी कभी कभी पूछ देता है बाबू कि रेटिना के पीछे जो नस होती है वो कॉर्पोरा तक, जो ब्रेन के कॉर्पोरा तक ले जाती है, इसमें 2 नसें होती हैं, आपको रॉड सेल होते हैं और आपको कॉन सेल होती हैं, ठीक ना। यानी दो सेल पाई जाती हैं, रॉड सेल और कॉन सेल। इसमें ये पूछता है कि जो रॉड सेल के तहत बाबू प्रकाश, अंधेरा तथा प्रकाश का आभास होता है, और जो कॉन सेल है इसमें कलर विजन, यानी जो वस्तुओं का रंग का ज्ञान होता है वो कॉन सेल के तहत होता है। तो यहाँ तक आप आई होप इस चीज़ को समझ गए होंगे। बाकी एक चीज़ और पूछता है परीक्षा में टंग के बारे में कि जीभ के बारे में पूछ देता है कि स्वाद कहाँ से पता चलता है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, जो जीभ है बाबू, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, यानी संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक ना। वॉइस कंट्रोल भी करता है, पता ही है, किसी का जीभ कट गया तो अब बोलने लगेगा, वॉइस कंट्रोल ही नहीं रहेगा उस पर, ठीक ना। अपर सरफेस में छोटी छोटी बर्ड्स पाई जाती हैं, लगभग 10,000 बर्ड्स पाई जाती हैं जिन्हें पैपिली बोलते हैं हम लोग। ये स्वाद के लिए ही उत्तरदायी होती हैं। तो यहाँ मैं आपको डायग्राम की सहायता से याद कराने का कोशिश कर रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए, ये जो सबसे पिछला भाग होता है, ये जो पिछला भाग होता है, इस पर बाबू आपका तीखा, ये तीखा प्रदर्शित करता है कि ये तीखा स्वाद, अगर मान लीजिए आपको तीखा लगा तो आपको कौन सा भाग समझ में आएगा, तो आपको तीखा भाग, पिछला भाग, ठीक ना। और वही आपका आगे का भाग आपको स्वीट, यानी वो स्वीट बताएगा, यानी मीठा बताएगा। और वही आपको बाबू आगे का जो पार्श्व है, यानी अग्र पार्श्व है, वो आपको कौन सा बताएगा, अग्र पार्श्व, वो आपको नमकीन बताएगा, यानी साल्टी बताएगा। और वही पश्च पार्श्व, ये हिंदी में बहुत टफ होता है, तो ये आपको खट्टा बताएगा, ठीक ना। और जो बीच है बाबू, बीच में कोई भी टेस्ट नहीं है। बीच में क्यों टेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी आपको बर्ड नहीं पाया जाता है, यानी कोई भी कड़िकाई नहीं पाई जाती है, इसलिए यहाँ कोई भी मान लीजिए खाना खाएं अगर बीच में है तो वहाँ कोई भी स्वाद नहीं आएगा। तो ये स्वाद के लिए जो उत्तरदायी है, मैं आपको बता दिया कि स्वाद अगर आपको तीखा लग रहा है तो आपका जो भोजन है वो पीछे चला गया, आगे आपको मीठा लगेगा। अगर आगे वाला जो पार्श्व है वो आपको खट्टा लगेगा, नमकीन नहीं लगेगा। और जो पिछले वाला पार्श्व है, यानी जो किनारा है, पार्श्व मतलब किनारा होता है, वो आपको वहाँ खट्टा लगेगा। बाकी बीच में कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो जो मैंने आपको पढ़ाया था फिजिक्स में कि सरफेस टेंशन जो है गर्म चीज़ों में ज़्यादा होता है, तो गर्म करने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो जो खाना होता है ना, तो उसका गर्म होने से सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। तो खाना अगर हम लोग गर्म खाएंगे तो फैल जाएगा खाना, तो इसलिए फैलेगा तो मान लीजिए अगर तीखा खाना होगा तो पीछे चला जाएगा तो तीखा लगने लगेगा, अगर मीठा होगा तो आगे मीठा लगने लगेगा। तो इस प्रकार से। और जो ठंडा खाना होता है तो ठंडा होगा तो फैलेगा नहीं, उसका सरफेस टेंशन बना रह जाएगा। तो इस वजह से वो स्वाद उसमें थोड़ा सा कम आता है गर्म खाने की अपेक्षा, ठीक ना। आई होप इस चीज़ों को समझे होंगे। बाकी एक चीज़ और है कि जीभ के ऊपरी सतह पर बहुत सारी ग्लैंड्स होती है जो वेट किए रहती है, यानी जो जीभ को भिगोए रहती हैं, इनको वेबर्स ग्लैंड बोलते हैं। तो चलिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। ये जो हम लोगों ने ऑर्गन्स जो इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछता है, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम लोग ग्लैंड्स को देख लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ग्लैंड्स को देखेंगे। ग्लैंड्स क्या होता है बाबू, तो जो ग्लैंड्स है यह एक थैले की आकार की रचना होती है। ग्लैंड्स क्या होती है, तो बेसिकली एक थैले के आकार की रचना होती है जिसमें से एंजाइम और हार्मोन निकलते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, ये जो ग्लैंड्स है ये आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक एक्सोक्राइन यानी बहिस्रावी ग्रंथि, एक इंडोक्राइन यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होता है मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो जो बहिस्रावी ग्रंथ होता है ये इसमें एंजाइम निकलता है, अंतःस्रावी में हार्मोन निकलता है, और जो मिश्रित ग्रंथि है इसमें एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है। यानी इसमें जो गुड़ है ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों का गुड़ मिक्स्ड ग्लैंड में पाया जाता है। और मैंने आपको जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था कि जो पैनक्रियाज है ये सबसे बड़ी मिक्स्ड ग्लैंड है, ठीक ना।
बाकी देख लीजिए कि जो बहिःस्रावी है इसमें नली नहीं पाई जाती है, डक्ट नहीं पाई जाती है, इसमें ब्लड संपर्क नहीं रहता है। जबकि जो अंतःस्रावी है इसमें इसमें नली पाई जाती है, इसलिए ये ब्लड संपर्क में नहीं रहता है, ठीक ना, यहाँ गलती हो गया है। बाकी देखिए जो ये अंतःस्रावी है इसमें नली नहीं पाई जाती, इसलिए ब्लड संपर्क में रहता है। चलिए अगर बात की जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड का, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का यहाँ पर कुछ मैंने डायग्राम की सहायता से देख लीजिए आपको, यानी जो बहिःस्रावी है इसमें आपको ईयर में आ जाएगा जो मोम का होता है, उसके बाद माउथ, स्टोमक से जो एंजाइम होता है, पैनक्रियास से जो जूसें निकलती है, इंटेस्टाइन, आपका ब्रेस्ट जो महिलाओं में दूध का जो स्रावन होता है, उसके बाद लीवर हो गया, उसके बाद स्किन हो गया और आइज हो गया। ये सब जो बाबू यहाँ से जो भी आपको एंजाइम निकलेंगे ये आपको एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंतर्गत निकलेंगे, ठीक। बाकी आगे हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन देखेंगे, जहाँ से हार्मोन निकलता है, एंडोक्राइन से तो हार्मोन निकलता है, तो एंडोक्राइन से हार्मोन जो निकलेगा इसके अंतर्गत आप देख लीजिए पिनियल ग्लैंड हो जाएगा, आपको हाइपोथैलेमस हो जाएगा, पिट्यूटरी हो जाएगा, थायराइड एंड पैराथायराइड हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा, एड्रिनल हो जाएगा, थाइमस हो जाएगा, महिलाओं में ओवरी और पुरुषों में टेस्टिकल हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आपको याद कर लेना है, आप एक बार डायग्राम से समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और मैंने आपको अंतर बता ही दिया कि आपको हार्मोन जहाँ से निकलता है वो आपको अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा, जहाँ से एंजाइम निकलता है वो बहिःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। तो आपको परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है कि इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सा बहिःस्रावी ग्रंथि है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक ना। अब हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं, हम लोग जल्दी से प्रश्न इसका कंप्लीट कर लेते हैं बाबू। देखिए पहला प्रश्न है कि किडनी से मूत्र की मात्रा का निस्तारण कौन नियंत्रित करता है, तो बाबू वो कौन सा नियंत्रित करता है, तो आपको एडीएच करता है। कौन करता है? एडीएच, वेसोप्रेसिन आपको नियंत्रित करता है, ठीक। अगला सवाल है कि मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों की प्रकार की ग्रंथि है, तो पैंक्रियाज यानी अग्नाशय है, ठीक। अगला सवाल है कि अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए कौन उत्तेजित करता है बाबू, कौन सा हार्मोन, तो सिक्रेटिन हार्मोन। सिक्रेटिन हार्मोन आपको अग्नाशय को लैट निकालने के लिए यानी पूर्ण पाचक एंजाइम निकालने के लिए उत्तेजित करता है। अगला सवाल है कि इंसुलिन क्या है, तो परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है, तो इंसुलिन आपको प्रोटीन है, ठीक ना। मानव हार्मोन इंसुलिन कहाँ से उत्पन्न होता है, तो मानव जो हार्मोन इंसुलिन है वो आपको पैनक्रियाज अग्नाशय से उत्पन्न होता है। आपको मैंने बताया कि अग्नाशय जो हो मिश्रित ग्लैंड है, तो यहाँ से आपको एंजाइम भी निकलेंगे और हार्मोन भी निकलेंगे, ठीक। अगला सवाल है कि कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है, तो बाबू जो ऑक्सीटोसिन है, तो सबसे पहला तो यही सवाल पूछ देगा कि कौन सा हार्मोन जो कि आपको दूध निष्कासित करता है, तो आपको ऑक्सीटोसिन हार्मोन हो जाएगा। और ये कहाँ से स्रावित होता है, तो आपको पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से? पीयूष ग्रंथि से। अगला सवाल है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा होता है। कौन सा रोग? घेंघा। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो हार्मोन, ठीक ना, लड़ो और उड़ो हार्मोन कौन कहलाता है बाबू, तो एड्रिनल जो मैंने आपको बताया था कि जो किडनी के ऊपर वाला है वो एड्रिनल है। एड्रिनल ग्लैंड में आपको ये पढ़ाया था, जिसका अनदर नेम है 4H3 है। तो अगर परीक्षा में आपको ये पूछ देगा तो इसको भी याद कर लेना है। इसको उड़ो और हार्मोन कहते हैं, एड्रिनल ग्लैंड को, ठीक ना। कहाँ से निकलता है यही पूछा है। चलिए अगला सवाल है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है, तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिनियल ग्रंथि है, और वही दूसरी सबसे छोटी है तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्रिका तंत्र का भी भाग है, तो यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमारे तंत्रिका तंत्र यानी ब्रेन का भी भाग है। अगला सवाल है कि पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है बाबू, तो हाइपोथैलेमस। देखिए जो पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि करता है, और पीयूष ग्रंथि को कौन नियंत्रित करता है, तो वो हाइपोथैलेमस करता है, ठीक। अगला सवाल है कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं बाबू, तो मास्टर ग्रंथि आपको पता है पीयूष ग्रंथि को कहते हैं यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। परीक्षा में ये पूछता है कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन को स्रावित करती है, तो पिनियल ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो लीवर है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ देगा तो अग्नाशय है, पैनक्रियाज है। और सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि तो आपको अग्नाशय ही हो जाएगी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी, ये देखिए अंतःस्रावी है, ठीक ना, और ये ओवरऑल है, और आपको बहिःस्रावी ग्रंथि है, ठीक ना। तो अगर अंतःस्रावी पूछेगा तो थायराइड हो जाएगा, ठीक। अगला सवाल है कि थायरॉक्सिन हार्मोन को और किस नाम से जाना जाता है, तो T4 के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? T4 के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आगे क्या है बाबू, आगे है हम लोग का न्यूट्रिशन सब्जेक्ट, आपको चैप्टर है न्यूट्रिशन है, उसके बाद कुछ रोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इस क्लास को हम लोग द एंड कर देंगे। तो आई होप आप क्लास को अंत तक देख रहे होंगे। तो हम लोग कुछ स्लाइड को देख लेते हैं। बाबू समझाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता तो डायरेक्ट प्रश्न भी बता देता, लेकिन मैं नहीं चाह रहा हूँ कि आपको कोई दिक्कत हो। बाकी मैं सब चीज़ इसमें कवर करा दूँगा, परेशान नहीं होना। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। चलिए कुछ यहाँ मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, इसको समझिएगा, परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता है। तो आप यहाँ से अगर आपको पढ़े भी नहीं होंगे ना, उस चैप्टर को मान लीजिए डीपली पढ़े भी नहीं होंगे या कभी भी नहीं पढ़े होंगे, तो आप उसको कैसे हैंडल कर लेंगे। देखिए कैसे कभी कभी पूछ देता है कि ब्रेन का जो गुहा होता है, कैविटी होता है, ये कौन से, उसका क्या नाम है, तो उसका क्रेनियल कैविटी होता है। जो टंग टीथ होता है यानी बाबू जो मुख होता है उसको बकल कैविटी बोलते हैं यानी मुख गुहा बोलते हैं। जो छाती में यानी हार्ट लंग्स थाइमस किस गुहा में रहता है, तो बाबू वो थोरैसिक कैविटी यानी वक्ष गुहा में रहता है। और जो पेट में पाया जाता है वो एब्डोमेन कैविटी यानी उदर गुहा। जैसे
इसमें स्टोमैक, लीवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी, इंटेस्टाइन रहता है। तो ये आपको परीक्षा में न पूछकर डायरेक्ट आपको परीक्षा में ये चीज़ पूछेगा कि जो एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी है, यानी जो वक्ष गुहा है और उदर गुहा है, इसको कौन अलग करता है? तो इसको अलग करता है डायफ्राम। कौन अलग करता है? डायफ्राम अलग करता है, ठीक ना। तो इसको याद कर लेना है। बाकी यूनिट आप याद कर लीजिए, यूनिट आपको परीक्षा में पूछेगा, तो यूनिट अगर पूछेगा तो इसको देख लीजिए। आपका सेल जो है बॉडी का यूनिट है, पता ही है कि जो बॉडी है वो एकक सेल से बनी हुई है, ठीक ना। ब्रेन का यूनिट न्यूरॉन हो जाएगा, हार्ट का कार्डियक हो जाएगा, जहाँ कार्डियक आएगा समझिए कि आपको हार्ट मारना है वहाँ। एल्वेली हो जाएगा लंग्स का, हेपेटिक आपको लीवर का हो जाएगा, नेफ्रॉन किडनी का हो जाएगा, ऑस्टिमिया आपका बोन का हो जाएगा। तो ये आपको परीक्षा में पूछता है। बाकी ये जो मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ ऑलवेज रिलेटेड, तो अगर कहीं भी आपको कार्डियक देगा तो परीक्षा में अगर कोई भी ऑप्शन रहेगा आपको नहीं पता है तो अगर हार्ट से रिलेटेड ऑप्शन है तो उसको मार देना है। पल्मोनरी जहाँ रहेगा, जैसे फुफ्फुस रहेगा तो पल्मोनरी अगर ऑप्शन में रहेगा, अगर आपको नहीं पता है तो लंग्स मार कर निकल जाना है, ठीक है। अगर रेनल रहेगा तो जो रेनल है बाबू, किडनी की नसों को रेनल बोलते हैं, तो वहाँ आपको किडनी मार कर निकल जाना है। हिपैटिक बाबू लीवर मार कर निकल जाना है। गैस्ट्रिक के लिए आपको स्टोमैक मार कर निकल जाना है। और लैंगरहैंस के लिए पैनक्रियाज मार कर निकल जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं आपको रिलेट करता है हमेशा, तो इसको याद कर लेना है। बाकी अगर मान लीजिए ऑप्शन में ऐसा रहे चारों में, जिसमें अगर मान लीजिए किडनी में अगर 4 ऑप्शन में इसमें कौन सी किडनी में पाया जाता है, जिसमें कि 3 गो में कुछ और दिया है और चौथा में रीनल करके कुछ दिया है, तो आपको रीनल करके निकल जाना है, ठीक ना। बाकी यहाँ बॉडी मेम्ब्रेन भी पूछ देता है परीक्षा में कि ब्रेन का किस मेम्ब्रेन से ढका हुआ रहता है, तो मेनिंजाइट से। लंग जो है प्लूरा मेम्ब्रेन रहता है। हार्ट में आपको पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन बाहर होता है। किडनी में आपको पेरिटोनियम मेम्ब्रेन होता है। आई में आपका कॉर्निया होता है, पता ही है। लीवर में आपको ग्लीजन कैप्सूल होता है। और एम्ब्रियो में एमियोटिक सेक मैंने आपको बताया है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी देख लीजिए, बाकी एक चीज़ और पूछता है बाबू, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछता है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि जो मोनोसैकेराइड है उसके अंतर्गत आपको बाबू ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, राइबोज आते हैं। डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज आते हैं। पॉलीसैकेराइड में काइटिन, सेलुलोज, आपको स्टार्च और ग्लाइकोजन आते हैं। तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि ग्लैक्टोज या फिर ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड पूछता है परीक्षा में। ऑप्शन के अनुसार दिया रहेगा, तो आपको याद कर लेना है। आप इसको याद कीजिएगा, इसलिए कि परीक्षा में डायरेक्ट आपको पूछता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है जी? आगे है हम लोग का आपका विटामिन है। तो देखिए विटामिन जो है बाबू ये कार्बनिक पदार्थ है, ठीक ना। कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ है जिसकी खोज ल्यूमेन ने किया था और नामकरण कौन किया था? फंक ने दिया नामकरण इसका विटामिन का, फंक, और खोज ल्यूमेन ने किया था। ये शरीर के लिए प्रतिरक्षक का काम करता है, यानी रोगों से रक्षा करता है। नाम इसका पूछ देता है बाबू कि इसका नाम क्या है, बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो वैसे ही आपको इसको ट्रिक से याद करना है। रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, पर यहाँ पे साइलेंट है तो पर मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मान लीजिए कोई रथ है, जो नहीं राजा महाराजा पहले लड़ते थे, तो उस पर कोई एक टॉफ़ी रखा गया है, तो उसको याद करना है। रथ पर एक टॉफ़ी, र से हो जाएगा रेटिनॉल, यानी विटामिन ए का आपका रासायनिक नाम रेटिनॉल हो जाएगा। थ से हो जाएगा थायमिन, विटामिन बी का थायमिन हो जाएगा। आपका पर साइलेंट करना है। ए से हो जाएगा विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। क से हो जाएगा कैल्शिफेरॉल, विटामिन डी। और टॉ से हो जाएगा टेकोफेरॉल, विटामिन ई हो जाएगा। और फिलोक्विनोन, फी से हो जाएगा विटामिन के। ये इसका रासायनिक नाम हो जाएगा। बाकी विटामिन बी के भी और कॉम्प्लेक्स हैं, देख लीजिए, जैसे कि विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11 और B12। इसका ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बफोसा, थोड़ा न्यू पैंट पर बफोसा। आप इसको 2-3 बार बोलिएगा तो याद हो जाएगा। मान लीजिए कोई लड़का है, उसको बोल रहे हैं आप थोड़ा न्यू पैंट पर बफोसा, थोड़ा का छोरा मान लीजिए कि थोड़ा न्यू पैंट पर बफोसा। थो से हो जाएगा थायमिन, यानी विटामिन बी उनका। रा से हो जाएगा राइबोफ्लोविन। न्यू से हो जाएगा नियासिन। पैंट से हो जाएगा पेंटाथायमिन। पर से हो जाएगा पायरिडॉक्सिन। बस से हो जाएगा बायोटिन। फो से हो जाएगा फॉलिक एसिड। और सा से हो जाएगा साइबोकोबाल्मिन, यानी विटामिन B1 में जो कोबाल्ट पाया जाता है, तो उसका आपका रासायनिक नाम साइबोकोबाल्मिन है। तो यहाँ आप इसको देख लीजिए, 2-3 बार अपने से पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ याद कराने लायक नहीं था, मैंने आपको ट्रिक बता ही दिया, तो आप 1-2 बार अपने से कॉपी पे लिख कर याद कर लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगर पूछेगा परीक्षा में तो आपको यही सब पूछता है। बाकी ये भी देख लीजिए, सबसे ज़्यादा ऊर्जा फैट से मिलता है, प्रोटीन से, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट से, यानी जो फैट से वो 9.3 किलो कैलोरी मिलता है, 4.3 आपको मिलता है प्रोटीन से और 4.2 मिलता है कार्बोहाइड्रेट से। अगर तुरंत ऊर्जा चाहिए तो हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उसके बाद प्रोटीन, और सबसे अंत में अगर हमको मतलब अगर ऊर्जा है तो फैट से चाहिए। अगर खपत सबसे पहले किसका होता है तो कार्बोहाइड्रेट का होता है, उसके बाद फैट का होता है, और सबसे अंत में खपत प्रोटीन का होता है। अगर प्रोटीन का खपत हो गया तो फिर आपका करियर खत्म हो जाएगा, मतलब कुछ बचा ही नहीं आपके शरीर में, ठीक ना। चलिए अब हम लोग प्रश्नों की तरफ देखते हैं बाबू। प्रश्नों को देख लेते हैं। मैंने इस वीडियो में काफ़ी कुछ कवर कराया है, जूलॉजी को पूरा कवर करा दिया, ठीक ना। इसके बाहर तो कभी परीक्षा में पूछबे नहीं करेगा, हम देख रहे हैं ना परीक्षा में क्या पूछ रहे हैं, क्या पूछेगा, ससुरा सब पढ़ा देंगे हम, ठीक। देखिए एथलीट को किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है बाबू, तो मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट से आपको जल्दी ऊर्जा मिलती है, जबकि ज़्यादा ऊर्जा आपको फैट से मिलती है, ठीक ना। तो फैट वो कहाँ से लेगा, यहाँ ज़्यादा नहीं होगा, इसको काट दीजिए। जल्दी ऊर्जा किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से। अगला सवाल है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटीन से होता है।
कैप्सूल का आवरण किससे बना होता है? तो स्टार्च से। कैप्सूल का जो आवरण है वो स्टार्च से बना होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है? तो शहद में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जितने भी मीठे चीज़ हैं उसमें मान कर चलिए कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक ना। और कार्बोहाइड्रेट के मैंने आपको प्रकार बताई है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, तो उसको भी आप दो देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि प्रचुर उत्तम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन और मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अगला सवाल है सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो आयरन है बाबू वो आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। किसकी कमी से दंत क्षय होता है, यानी दांतों का झड़ना किसकी कमी से होता है? तो फ्लूओरिन की कमी से, ठीक ना। किस भारी धातु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है बाबू? तो यकृत सिरोसिस यानी लीवर सिरोसिस जो है वो कॉपर ज़्यादा अगर हो जाएगा तो आपको लीवर सिरोसिस हो जाएगा। अगला सवाल है कि 14 वर्ष की आयु के बच्चे को विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रोटीन कौन है? तो बाबू सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन आपको कौन सा है? तो आप सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो प्रोटीन है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सी चीज़ है बाबू? तो वो प्रोटीन है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो 14 वर्ष तक के बच्चों का है ना, ये थाइमस ग्लैंड में इनको भोजन मिल जाता है, थाइमस ग्लैंड से उनको प्रोटीन मिल जाता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला सवाल है कि नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ कौन सा है? तो नाइट्रोजन युक्त पोषक पदार्थ आपको प्रोटीन है, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। क्योंकि इसमें बाबू जो अभी फैट हो गया या फिर कार्बोहाइड्रेट हो गया, वो सब जो होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों रहता है। कार्बन या लिख दे रहा हूँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन प्रोटीन में आपको इन तीनों के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। इसलिए परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि नाइट्रोजनी युक्त पोषक पदार्थ कौन है? तो प्रोटीन है। अगला सवाल है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो कैसीन। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो गाजर है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में स्टोर नहीं रहता है? तो बाबू विटामिन सी। विटामिन सी को शरीर में स्टोर नहीं रहता है। कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। कौन सा विटामिन है जो हार्मोन भी है? तो बाबू विटामिन जो डी है वो एकमात्र हार्मोन भी है। वह कौन सा विटामिन है जिसको हमारी कोशिकाएं द्वारा स्वतः निर्माण कर लिया जाता है? तो विटामिन ई। विटामिन ई को हमारी कोशिकाएं है स्वतः निर्माण कर लेती हैं। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो बाबू जनन क्षमता प्रभावित हो जाता है, ठीक ना। अगला सवाल है किस विटामिन की कमी से पेलेग्रा रोग होता है? तो बाबू विटामिन B5 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है, ठीक। अगला है कि जल में बाबू घुलनशील विटामिन कौन है? तो जल में घुलनशील विटामिन BC है। कौन सा है? BC। और वही वसा में यानी फैट में आपको कौन सा घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो कीड़ा इसका ट्रिक है, कीड़ा आप याद कर लीजिए कि कीड़ा है जो है वो वसा में घुलनशील है। उसके अलावा आपको बाबू जो BC है वो जल में घुलनशील है। बाबू बाकी पूछता है परीक्षा में आपको कि लीवर में कौन सा विटामिन स्टोर रहता है? तो विटामिन और ए और डी जो है वो लीवर में स्टोर रहता है। तो यहाँ से मैंने आपको न्यूट्रिशन भी खत्म करा दिया, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे है हम लोग का, आगे क्या है? आगे है हम लोग का, देख लेते हैं क्या है। तो हम लोग का ह्यूमन डिजीज है, यानी मानव रोग है। मानव रोग के बाद हम लोग को पढ़ना है अंत में टैक्सोनॉमी यानी फाइलम के कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे और उसके अलावा हम लोग खत्म कर देंगे इस क्लास को, ठीक ना। 10-15 मिनट और लगेगा, तो आप लोग बने रहे क्लास में। चलिए हम लोग ह्यूमन डिजीज देख लेते हैं। तो देखिए बाबू जो ह्यूमन डिजीज यानी जो रोग होता है, इसमें सबसे पहले हम लोग जेनेटिक डिजीज़ को देखते हैं, यानी जो अनुवांशिक रोग होता है। तो अनुवांशिक जो रोग होता है ये जन्मजात होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, ठीक ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हीमोफीलिया, तो जो ये हीमोफीलिया है इसमें क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये रॉयल डिजीज़ है, ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुआ था, इसलिए इसको रॉयल डिजीज़ बोला जाता है। तो हीमोफीलिया है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। कलर ब्लाइंड भी आप सुने होंगे कि ये अनुवांशिक ही रोग होता है, माँ बाप को होता है तो बच्चों को भी हो जाता है, जो कि ठीक नहीं होता है। उसके बाद जो सिजोफ्रेनिया है, ये ब्रेन की एक डिजीज़ है, जिसके तहत कि कोई देखे होंगे कि आप अकेले में बात करने लगता है, हंसने लगेगा, मन करेगा तो रोने लगेगा, बहुत ज़्यादा शक होता है किसी पे, तो ये सिजोफ्रेनिया का यहाँ शिकार होता है, जो कि ब्रेन से रिलेटेड डिजीज है। तो ये सब जो है ये जेनेटिक्स है, यानी ये जो है ये जन्मजात है। उसके बाद डिफिशियंसी जो डिजीज होता है, यानी किसी पोषक पदार्थ की कमी के कारण कुछ डिजीज होते हैं, जैसे कि आयरन की कमी के कारण एनीमिया हो जाता है, आयोडीन की कमी के कारण घेंगा हो जाता है, प्रोटीन की कमी के कारण आपको क्वासिक्योर या मरमस हो जाता है। उसके बाद विटामिन की कमी के कारण रतौंधी, बेरी, स्कर्वी, रिकेट्स मैंने आपको बताया, विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है, ठीक ना। स्कर्वी नहीं बताया था तो याद कर लीजिए, विटामिन सी के कारण स्कर्वी होता है। तो ये सब चीज़ हो गया। बाकी बाबू नॉन कम्युनिकेबल होता है, यानी कुछ असंक्रामक रोग होते हैं, जैसे कि जो एक दूसरे में नहीं फैलता है, जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, किडनी रोग हो गया, ये एक दूसरे से नहीं फैलता है। लेकिन कुछ रोग होते हैं जो कि आपको कम्युनिकेबल होते हैं, ठीक ना, जो इन्फेक्ट आपको कर सकते हैं, जिसको संक्रामक रोग बोलते हैं। तो जिसमें क्या होता है बाबू कि जैसे कि वायरस से रिलेटेड डिजीज़ हो गया, बैक्टीरिया से रिलेटेड डिजीज़ हो गया, प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज़ हो गया, फंगस से रिलेटेड डिजीज़ हो गया। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे, इसलिए कि परीक्षा में पूछता है। जैसे देखिए, अगर कवक द्वारा होने वाला रोग है, अगर
उसको जानते हैं। तो बाबू इसका ट्रिक है ए दाद खाग, ए दाद खाग। इसका ट्रिक क्या है? ए दाद खाग। इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, भले ही इसका PDF में दे रहा हूँ, कॉपी पे लिख लीजिएगा एक बार, और आज पढ़िएगा, उसके बाद कल इस ट्रिक को पढ़िएगा, तो आपको परीक्षा में अगर पूछेगा ना तो याद हो जाएगा, आप फंसेंगे नहीं, ठीक ना। चलिए, ए दाद खाग से हो जाएगा, ए से हो जाएगा बाबू आपको एक्जिमा और एथलीट फुट, एक्जिमा और एथलीट फुट आपको कवक से होता है। दाद से हो जाएगा दाद, द से हो जाएगा दामा, खा से हो जाएगा खाज, और ग से हो जाएगा गांजापन। ये जितने भी आपको बाबू डिजीज हैं ये आपको कवक से होने वाले हैं। बाकी बात करते हैं हम लोग कृमि यानी हेलमेंथिस होने वाले रोग। तो बाबू इसका ट्रिक है फाड़ा। क्या ट्रिक है? फाड़ा। फा से हो जाएगा फाइलेरिया, डा से हो जाएगा डायरिया, ठीक। बाकी आगे बात करते हैं बाबू, आप इसको देख लीजिए। जो अकबर की मृत्यु हुई थी ये डायरिया के कारण हुई थी, ठीक ना। आंत में घाव हो जाता है, आंत में घाव हो जाता है, और अकबर की जो मृत्यु हुई थी ये डायरिया के कारण हुई थी। और जो फाइलेरिया होता है बाबू, इसको हाथी पाँव की बीमारी भी बोलती हैं, और ये किसके कारण होता है? बाउचेरिया वैनक्राफ्टी के कारण होता है। ये परीक्षा में पूछता है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, जिसमें आपको लिम्फेटिक सेल प्रभावित हो जाता है। बाकी ये वेक्टर डिजीज जो होता है, जिससे कि मच्छरों मक्खियों से फैलता है, ये भी परीक्षा में पूछता है। तो यहाँ मैंने एक जगह इसको ले लिया है, जैसे कि मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, ये वाहक हैं। मादा क्यूलिक्स मच्छर जो वाहक हैं, ये फाइलेरिया का है। मादा एंडीज मच्छर से डेंगू होता है, इसका मैं शिकार हो चुका हूँ, बहुत तगड़ा हुआ था मुझे डेंगू। मादा सीसी जो मक्खर है बाबू, ये मक्खी जो है ये सोने की बीमारी इससे होता है। घरेलू जो मक्खी है ये बाबू हैजा के लिए है। सीका जो सीकता या बालू मक्खी है ये कालाजार के लिए, ठीक ना। तो आप इसको कैसे भी करके याद कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अब देखते हैं जीवाणु द्वारा होने वाले रोग यानी बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग। तो इसका ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। इसका कैसे है? तो डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टिटनेस, का से हो जाएगा काली खांसी, कू से हो जाएगा कुष्ठ, ट से हो जाएगा टाइफाइड और टीबी, और आपको नी से हो जाएगा निमोनिया, और ह से हैजा होगा हैजा और ट्रैकोमा, ठीक ना। तो आप इसको याद कर लीजिए। जीवाणु द्वारा होने वाला रोग का ट्रिक है डीप सिटी का कुटनी है, डीप सिटी का कुटनी है। डी से हो जाएगा डिप्थीरिया, प से हो जाएगा प्लेग, सी से हो जाएगा सिफिलिस, टी से हो जाएगा टिटनेस, का से हो जाएगा काली खांसी, और आपको कू से हो जाएगा कुष्ठ, ट से हो जाएगा टाइफाइड और टीबी, नी से हो जाएगा निमोनिया, है से हो जाएगा हैजा, और आपको ट्रैकोमा भी याद करना है। ट्रैकोमा भी आपको जीवाणु से ही रिलेटेड डिजीज है। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे देखते हैं बाबू आगे क्या है। यहाँ से अब कहाँ है? हाँ, यह है वायरस वाला रोग देख लेते हैं। वायरस वाला रोग देख लेते हैं। वायरस वाला भी बाबू आपको परीक्षा में प्रश्न पूछता है। प्रोटोजोआ, वही तो सोच रहे थे कि प्रोटोजोआ कहाँ चला गया। देखिए, प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग भी देख लेते हैं। प्रोटोजोआ वाला होने वाला रोग आपको ट्रिक है पे काम सोप। पे काम सोप, पे से हो जाएगा पेचिस, का से हो जाएगा कालाजार, म से हो जाएगा मलेरिया, सो से हो जाएगा सोने की बीमारी, और प से हो जाएगा पायरिया। ये जो है जितने भी मैंने अभी आपको डिजीज बताया है बाबू, ये सब जो डिजीज हैं ये आपको प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग आते हैं, प्रोटोजोआ पढ़िए लिए, उसके बाद हम लोग फंगस से पढ़िए लिए, एदाद खाग उसका ट्रिक है, कृमि वाला पढ़िए लिए, बैक्टीरिया वाला पढ़िए लिए, और बैक्टीरिया के बाद हम लोग पढ़ते हैं वायरस। वायरस वाला डिजीज देख लेते हैं। वायरस वाला अंत में हम लोग का वायरस डिजीज है। इसका ट्रिक है एडे पोजेछो खट्राही मरे, एडे पोजेछो खट्राही मरे। इसको आप एक बार लिख कर बार बार पढ़िएगा, याद कर लीजिएगा। अब एग्जाम में समय है 5-6 दिन, तो याद हो जाएगा। एडे पोजेछो खट्राही मरे, एडे पोजेछो खट्राही मरे। ए से हो जाएगा एड्स, डे से हो जाएगा डेंगू, पो से हो जाएगा पोलियो, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, चे से हो जाएगा चेचक, छो से हो जाएगा छोटी माता, क से हो जाएगा गलसुआ, ख से हो जाएगा खसरा, ट्रा से हो जाएगा ट्रैकोमा, और आपको ट्रैकोमा जो है बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक ना। यहाँ ट्रैकोमा नहीं होगा, मैं वहाँ ट्रैकोमा लिखा था, यहाँ ट्रैकोमा नहीं होगा। ही से हो जाएगा हेपेटाइटिस, मी से हो जाएगा मेनिंजाइटिस, ह से हो जाएगा हर्पीज, और रे से हो जाएगा रेबीज। ये जितने भी है बाबू, रेबीज कुत्तों के काटने से होता है। तो ये जितने भी होता है बाबू, ये वायरस जनित रोग है, यानी ये वायरस से फैलता है, ठीक ना। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। यहाँ मैंने आपको डिजीज से भी रिलेटेड पढ़ा दिया है, और जो भी परीक्षा में पूछेगा इनसे बाहर नहीं पूछेगा। बाकी अब हम लोग चलते हैं सेकंड लास्ट स्लाइड में, इसको हम लोग देखते हैं। ये आपको आप पहले से नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको परीक्षा में 2 ही चीज़ पूछेगा। पहला पूछेगा कि जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 2 जगत का वर्गीकरण है, ये किसने किया था? तो इसका याद कर लीजिए, कार्ल लिनियस ने। कौन? कार्ल लिनियस ने। इनका बुक था सिस्टेमा नेचर, तो इनका बुक भी याद कर लेना है, सिस्टेमा नेचर। कार्ल लिनियस के बारे में ये याद करना है कि ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 2 जगत वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकी का इनको जनक कहा जाता है। उसके बाद इनको क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का भी जनक कहा जाता है, और इनका एक और बुक है जेनरा प्लांटेरम, ठीक ना। यहाँ से आपको यही याद करना है। बाकी एक और याद करना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत का वर्गीकरण के पिता किसको कहा जाता है? तो आर एच व्हिटकर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आर एच व्हिटकर को। तो ये जितना मैंने आपको बताया
इस स्लाइड में आपको बस यही याद करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं याद करना है। बाकी ये देखिए बाबू, ये आपको परीक्षा में पूछता है फाइलम के बारे में, कभी कभी अगर पूछ देगा तो आपको याद नहीं होता है, तो मैं आपको यहाँ पे कोरिलेट करके याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, फाइलम सब चीज़ है आपको, फाइलम पोरीफेरा, निडेरिया, टेनोफेरा, प्लेटहेलमिन्थेसिस, नेमोडोटा, एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये जो फाइलम है इसको मैं यहाँ पे याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बस आपको इसका एग्जाम्पल याद करना है, कुछ याद नहीं करना है, एग्जाम्पल। जैसे पोरीफेरा का एग्जाम्पल साइकॉन, बस इसको याद कर लीजिए। अगर परीक्षा में पूछेगा पोरीफेरा से तो साइकॉन पूछेगा, ठीक। उसके बाद अगर बात कीजिए निडेरिया से, तो निडेरिया तो सिंपल है, निडेरिया से हाइड्रा हो जाएगा, आपको पोरपीटा हो जाएगा। तो हाइड्रा और पोरपीटा, निडेरिया में आपका आ रहा है डरना, तो अगर हाइड्रा में भी डरना आ रहा है और पोरपीटा में भी आ रहा है कि अगर कोई पीट देगा तो बाद में आप डरने लगेंगे, तो आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी आगे देखिए, आगे हम लोग देख लेते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। बाकी है आपको टीनोफोरा, तो जो टीनोफोरा है बाबू, इसका एग्जाम्पल है जेलीफिश। क्या है? जेलीफिश। तो इसको याद कर लीजिए, मात्र एक एग्जाम्पल है तो याद हो जाएगा। बाकी प्लेटहेलमिन्थेसिस है जो बाबू, इसका एग्जाम्पल है आपको टीनिया याद करना है। क्या याद करना है? टीनिया, जिसको हम लोग टेप वर्म भी बोलते हैं, और फेसियोला याद करना है, ठीक ना। ये लीवर हुक वर्म बीमारी इसके कारण हो जाता है, तो आप इस दोनों को याद कर लीजिएगा। बाकी आप स्कैलहेमिन्थेसिस को ये भी याद कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, ऑचोरिया, ब्रैनक्राफ्टी, ये आपको परीक्षा में पूछता है। एनेलिडा का एग्जाम्पल याद कर लीजिए बाबू, एनेलिडा का बार बार परीक्षा में पूछता है। एनेलिडा का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा केचुआ, जोग, ये सब एनेलिडा का हो जाएगा। उसके बाद और कौन हो बच जाता है? उसके बाद बच जाता है आपको ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे बड़ा संघ है, परीक्षा में पूछता है सबसे बड़ा संघ कौन है, तो ऑर्थोपोडा है। इसके एग्जाम्पल बिच्छू, केकड़ा, तितली, मच्छर, चींटी, ये सब आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए उसके बाद आपको मोलस्का फाइलम हो जाएगा। मोलस्का फाइलम का एग्जाम्पल हो जाएगा शंख, घोंगा, ये सब मोलस्का फाइलम का एग्जाम्पल है। बाकी सबसे लास्ट में जो आपका फाइलम है बाबू, वो है आपको इकाइनोडर्मेटा, जो कि जितने भी समुद्री जीव होते हैं, जैसे कि स्टारफिश, सी अर्किन, सी लिली, सी कुकम्बर, ये सब आपको इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल हो जाएंगे। उसके बाद कॉर्डेटा है, तो कॉर्डेटा ये सब नहीं पढ़ना है। बाकी ये जो मैंने आपको चैम्बर बताया था ना कि 4 चैम्बर होते हैं, मछलियों में 2 चैम्बर होता है, ये जो बताया था, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, जो बताया था परिसंचरण तंत्र, तो उसको भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, यही से आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए ये जो फिश है, यानी जो फिशेस है, फिशेस में ऑल फिशेस, शार्क और डॉग फिश आता है। उसके बाद एम्फीबियन में आपको फ्रॉग यानी मेढक और सैलामेंटर आता है। रेप्टाइल यानी सरीसृप में क्रोकोडाइल, टर्टल, लिजार्ड, स्नेक आता है। और बर्ड में आपको ऑल बर्ड्स आते हैं। और ममल्स में बाबू ह्यूमन, एनिमल, व्हेल मछली, आपको ये स्तनधारी में ही व्हेल मछली आती है। तो परीक्षा में पूछता है इसमें से कौन सा स्तनधारी है, कौन नहीं है। डॉल्फिन भी आपको स्तनधारी में ही आती है। सील फिश भी आपको स्तनधारी में आती है। तो यहाँ से आपको याद करना है। बाकी अगर चैम्बर का बात किया जाए तो बाबू फिश में 2 चैम्बर, एम्फीबियन में आपको बाबू 3 चैम्बर, रेप्टाइल्स में बाबू 3 चैम्बर। बाकी क्रोकोडाइल इसका आपका एक्सेप्शन है, इसलिए कि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर पाया जाता है। बर्ड्स में भी आपको बाबू 4 चैम्बर, और आपको ममल्स में भी 4 चैम्बर पाया जाता है, ठीक ना। बाकी परीक्षा में आपको यहाँ से डाउट कर देता है ये पूछकर कि कौन सा इसमें से मछली नहीं है। तो देखिए जिसमें अगर फिश लगा होगा तो मछली नहीं होगा, ठीक ना। तो इसे देखिए, स्टार फिश मछली नहीं है, सिल्वर फिश मछली नहीं है, जेली फिश मछली नहीं है, क्री फिश मछली नहीं है, कटल फिश मछली नहीं है, डेविल फिश मछली नहीं है, रेजर फिश मछली है। यानी जो आपको कोडेटा में फिश ये जो है संघ, इसमें ये नहीं आता है, ठीक ना। बाकी सील फिश जो है ये मछली है। तो यहाँ मैंने आपको कवर करा दिया, ये चीज़ भी थोड़ा शॉर्ट में करा दिया, इसलिए कि अगर इसको ज़्यादा पढ़ाने लगूँ बड़ा तो बहुत बड़ा टॉपिक है, आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं इसका PDF भी दे दूँगा। बाकी लास्ट स्लाइड है, इसको देख लेते हैं। वीडियो तो लंबा हो गया लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लास्ट स्लाइड है, सिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं बाबू। जो क्रोमोसोम में अनियमितता हो जाता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, जो 46 होता है ना, यानी 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, तो उसमें अगर थोड़ा इधर उधर होगा ना, यानी 46 ले ज़्यादा हो जाएगा या 46 ले कम हो जाएगा, तो उसको सिंड्रोम बोलते हैं, जिसके तहत टर्नर सिंड्रोम पढ़े जानते हैं। तो इसमें बाबू 46 ले आपको कम हो जाता है, तो ये केवल स्त्रियों में पाया जाता है। 45 हो जाता है इसमें आपको, तो इसके तहत आपको महिलाओं में बांझपन हो जाता है। क्या हो जाता है? बांझपन हो जाता है, शरीर अविकसित हो जाता है। आपको परीक्षा में पूछता है कि बांझपन किस सिंड्रोम के कारण होता है, तो टर्नर सिंड्रोम के कारण। वही पुरुषों में जो नपुंसकता है वो बाबू आपको क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण। इसमें क्या होता है कि जो 46 ले ज़्यादा हो जाता है, यानी 47 क्रोमोसोम हो जाता है आपको, ठीक ना। ये केवल पुरुषों में पाया जाता है, नपुंसकता इसके वजह से होता है। उसके बाद डाउन सिंड्रोम, आपको पटाउ सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम पूछता है। तो बाबू जो जीव तथा जो होठ होता है वो मोटा हो जाता है, मंगोलाइट आकृति का शरीर हो जाता है, मंद बुद्धि जिसमें होता है वो बाबू उसमें डाउन सिंड्रोम पाया जाता है। वो उसमें क्या होता है, डाउन सिंड्रोम में बेसिकली आपको जो क्रोमोसोम है वो 46 ले ज़्यादा हो जाता है। और पटाऊ में भी 46 ले ज़्यादा होता है, जिसमें आपको होठ जिसका नहीं कट जाता है, तो वो आपको मेल फीमेल दोनों में ये पाया जाता है। इसमें भी आपको मोर देन 46 होता है, इसमें भी मोर देन 46 होता है, ठीक। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। बाकी आपको परीक्षा में कभी कभी पूछ देता है वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम भी देख लीजिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है, गाय का आपका है बॉयटारस, बॉस टॉरस,
उसके बाद बिल्ली का एग्जाम्पल देख लीजिए, फेलिस कैटस है। कुत्ता का कैनिस लूपस फैमिलियरिस है। उसके बाद घरेलू मक्खी का मस्क डोमेस्टिका है। उसके बाद शेर का देख लीजिए, पैंथोरोलियो है। आम का बार बार पूछता है परीक्षा में, तो मैंजीफेरा इंडिका है। धान का ओराइजा सेटाइवा है। उसके बाद गेहूं का अगर बात की जाए, टिटिकम एस्टिवम है। उसके बाद चना का बात की जाए तो साइसर एरिटिनम है। और मटर का बात की जाए तो पाइसम सेटाइवम है। ये परीक्षा में अगर पूछेगा अभी ना, बिहार पुलिस ले, तो यही पूछेगा, इसलिए मैं इसको एक जगह ले जाऊँ। बाकी प्रमुख शब्दावलियाँ देख लीजिए बाबू। जो मधुमक्खी पालन है इसको क्या कहते हैं? एपीकल्चर। पक्षी पालन एवीकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर। उसके बाद रेशम कीट पालन जो है वो सेरीकल्चर हो जाएगा। उसके बाद वन संवर्धन हो जाएगा, सिल्वीकल्चर हो जाएगा। सब्जियों की कृषि खेती करना का कहलाता है तो ओलरीकल्चर। बागवानी का हॉर्टिकल्चर कहलाता है। फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। उसके बाद अंगूर की खेती विटीकल्चर कहलाता है। और फसलों की खेती आपको एग्रोनॉमी कहलाता है। तो यहाँ मैंने आपको जूलॉजी के कंप्लीट कर दिया। आपको एक भी टॉपिक नहीं था जो कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया, सब चीज़ यहाँ पर आके मैंने आपको जूलॉजी कंप्लीट कराया। कल के वीडियो में हम लोग इन्वायरमेंटल और बोटनी के कुछ देखेंगे, जैसे पूछता है परीक्षा में खाने वाला भाग कौन है, प्रकंद, कंद, सलकंद पूछ देता है ना। फिर आपको फूलों के भाग में पूछ देता है कि वर्तिका, अग्रवर्तिका, आपको ये सब पूछता है। तो उसको हम लोग कल की वीडियो में देखेंगे। और उसी में हम लोग आपको इन्वायरमेंटल साइंस भी देखेंगे, यानी जो पर्यावरण वाला चीज़ होता है। पूछता है रियो डी जेनेरियो में कब सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, प्रदूषक वाला भी देखेंगे हम लोग। तो कल हम लोग कम्प्लीटली ख़त्म कर देंगे, बोटनी और इन्वायरमेंटल साइंस भी कंप्लीट कर देंगे। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम लोग 2-4 दिन में ही आपके बिहार पुलिस के सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। मेहनत लग रहा है वीडियो बनाने में, तो वीडियो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अंत में बोलना पड़ रहा है, और बोलने का देखिए समय भी नहीं मिला, शुरुआत में और बीच में कहीं नहीं बोला। मैं आपको केवल इस सिलेबस को कंप्लीट कराने के लिए और इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म कर दूं, सब कुछ कवर करा दूं इस वीडियो में। इस वजह से थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिया। और मान लीजिए क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है बाबू, कोई लड़का कमेंट करने लगता है कि सर ये मिस्टेक होगा टाइपिंग में, तो उसको सुधार लीजिए। अगर आपको पता है तो सुधार लीजिए। अब हम भी आदमी हैं, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। अब हम खुद से अपना बोल कर या टाइपिंग करते हैं, मुँह से बोलते हैं तो मोबाइल में लिखा आता है। कहता है हिंदी तो टाइपिंग आता नहीं है, मोबाइल से हिंदी कैसे टाइपिंग हो पाएगा? तो दिक्कत होता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, जिसको आपको मैनेज करना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही डेली क्लास पाने के लिए और भी हम लोग क्लास लाएंगे। बिहार दरोगा के लिए हम लोग स्पेशल बैच अनाउंस करेंगे। उसके बाद बिहार एसएससी के लिए जो भी आप बोलिएगा, अब हम तो करेंगे ही, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।